अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। आज हम हमारी वन शॉट सीरीज में चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इसके ऑल टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ अबाउट 25 प्लस लेटेस्ट पास्ट क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे होंगे। एंड आपको ना ये नोट नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वहाँ आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, उसे फॉलो कर लेना क्योंकि पूरे एमडी आपका वहीं आ रहा होगा। और आपने इस लेक्चर को एंड तक कंप्लीट देखना है क्योंकि बाद में इन्हीं पॉइंट्स को यूज करेंगे और हम सॉल्व करेंगे हमारे पास्ट क्वेश्चन। तो फिर आपको दिखाऊंगा ईच एंड एवरी पॉइंट कवर किया हमने, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो फिर इसी यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ लॉज को पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ कौन सा है? बॉयल्स का लॉ। कहता है कि ये पढ़े तो हमें सारे हुए हैं लेकिन हमें यूज करने दोबारा रिवर्स करेंगे। ठीक है, कहता है कि ये कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। ठीक है, और जो होगा प्रेशर का वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। ये बॉयलर ने बात की थी, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और चार्ल्स कहता है जब आपने गैस ए सिस्टम का प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों कांस्टेंट रखते हैं, इस केस में क्या होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर उस गैस का उस सिस्टम का दोनों हो जाते हैं डायरेक्ट रिलेशन हो जाते हैं। ठीक है, और याद से यहाँ टी कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में करना है। आपको डिग्री में गिवन हो कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। कैसे करेंगे? या मुकम्मल पढ़े होंगे, टेम्परेचर को स्केल कर रहे होंगे, केल्विन हो डिग्री हो फ़ारेनहाइट हो मुकम्मल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको जो। अब उसके बाद नेक्स्ट एवोगैड्रो ये कहता है मेरी बात सुन ले, मैं बॉयलर की बात मानूंगा, चार्ल्स की मानूंगा। हमने प्रेशर को भी जो कहते हैं चार्ल्स ने और टेम्परेचर को भी जो कहते हैं बॉयल्स ने, दोनों कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपने इस केस में नंबर ऑफ मोल को यहाँ कांस्टेंट रखना। फिर क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम जो होगा ये हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन विद नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मोल्स है। ये तीन लास्ट थे। अब उसके बाद नेक्स्ट है आइडियल गैस है। आइडियल गैस में हम तीनों लोग कंबाइन करते हैं। हमारे तीनों को पढ़ने का मकसद ये था क्योंकि हमने आइडियल गैस में दोनों कंबाइन करना होता है। इसकी दो क्वेश्चन आती हैं। नंबर पे आती है PV = nRT, नंबर 2 पे आती है PV = nKT। PV क्या है? प्रेशर वॉल्यूम। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, जिसको फाइंड दो तरीके हैं। नंबर एक तो है आपको गिवन हो नंबर ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन होंगे, आप उसको डिवाइड कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या था? 6.02 10⁻23 पर मोल। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, वहां से निकलेंगे नंबर ऑफ मोल। एक तरीका ये है, एक तरीका ये आपको उस सब्सटेंस का उसका मास गिवन होगा, आप उसको डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास से, आपका निकलेंगे नंबर ऑफ मोल। ये दो तरीके हैं मोल फाइंड करने के। एंड यहाँ पर एयर क्या है? आर, जनरल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या कह लें आइडियल गैस कांस्टेंट, ये तो नाम इससे के हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आर की? R = 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, या से इसकी वैल्यू ये है। और T यहाँ पर क्या होता है? फिर अगेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में, मुझे कैसे यूनिट है ना केल्विन, आपने पुट करना किस में? केल्विन में। ठीक है, जो हमारे पास आइडियल गैस की नंबर 2 क्वेश्चन है PV = nKT। यहाँ PV दोबारा क्या है? प्रेशर वॉल्यूम है। N क्या है? N यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो ये थे ना ऊपर थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.38 10⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू आई कहाँ से थी? हमने ना बेसिकली जो किया है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से फाइंड किया था आर जनरल गैस कांस्टेंट को डिवाइड करके किससे? एवोगैड्रो नंबर से। उसकी वैल्यू क्या थी? 8.314, उसे क्या है? 6.02 10⁻23 है। और ये जूल पर मोल पर केल्विन है, ये पर मोल है। पर मोल से पर मोल कैंसिल किया गया हमारे पास आंसर 1.38 10⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, किसकी वैल्यू? ये K की। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आपसे कभी कोई क्वेश्चन में सीधे की वैल्यू पूछ लेते होते हैं और आ रहे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज हैं कि जो आइडियल गैस होती हैं जिनकी हम बात करते हैं वो क्या शो करते हैं? प्रॉपर्टीज नंबर 1 पे क्या होगा? इन गैसेस के पार्टिकल होते हैं ना, उनके पार्टिकल्स के दौरान नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर पार्टिकल के दौरान IMF नहीं है, इस केस में क्या होगा? इनके दरमियान PE पोटेंशियल एनर्जी वो भी नहीं होगी। ठीक है, वो जीरो होगी। तो फिर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? KE होगी। पार्टिकल मूव करेंगे ना, मूव करेंगे तो KE तो होगी ना। इस केस में ओनली KE प्रेजेंट होगी, PE नहीं होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि IMF नहीं है। ठीक है, और यहाँ जो पार्टिकल में होगी इक्विलिब्रियम कौन सी होगी? परफेक्टली इलास्टिक होगी। ठीक है,
इस केस में हमने क्या देखा, आइडल गैस होगी, हम ये कहते हैं गैस आइडल होगी तब जब उसके पार्टिकल का नाम IMF नहीं होगी। अगर IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो इस केस में P 0 होगी और सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं और उनकी मूवमेंट की ऐसे क्या होती है, Ke होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बैलेंस होती है। और जो हमें होती है पार्टिकल में कोई होती है वो कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। और यहाँ पर जो फार्मूला है Ke का वो क्या बनता है, K = 3/2 KT, K क्या बोर्ड में कॉन्स्टेंट है और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और 3/2 के इतने कॉन्स्टेंट है, क्या बन जाएगा इस केस में, Ke हो जाएगा डायरेक्टली परफेक्ट टेम्परेचर के। यानी जितना आप सिस्टम का गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने पार्टिकल की मोशन बढ़ेगी, उतनी Ke बढ़ेगी, ठीक है। Ke डायरेक्ट डिपेंड करती है पार्टिकल की स्पीड पर, उनकी मोशन पर, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, वो क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या इसका, मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल दो बॉडी हैं, एक हॉटर है एक कोल्डर है। हॉटर बॉडी से कोल्ड वाली तरफ हीट मूव करेगी, कब तक मूव करेगी, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। जब दोनों का हो गया टेम्परेचर बराबर हो गया, इस केस हम कहेंगे इन दोनों बॉडी ने आपस में अटेन कर लिया इक्विलिब्रियम। वो कौन सा, थर्मल वाला, ठीक है। क्या होगा, जब हॉटर बॉडी होगी उससे कोल्ड वाली तरफ हीट मूव करेगी, कब तक मूव करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। इस केस में दोनों बॉडी अटेन कर लें इक्विलिब्रियम, तो ये कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है, आज से क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में वाटर भी है, सर वाटर पार्टिकल, ठीक है, और आइस भी है, ठीक है। जो टेम्परेचर वाटर का है वो 0 डिग्री है और जो आइस का है वो भी 0 डिग्री है। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर जो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी मूव करेगी, लिक्विड सॉलिड करेगी या सॉलिड से लिक्विड मूव करेगी। जो हमारे पास है ना आइस, वो सॉलिड है ना, बताएं कहाँ से कहाँ मूव करेगी। तो इसका जवाब है नहीं मूव करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि देखें ना, जो टेम्परेचर वाटर का है वो किसकी है, जो आइस का है। जब हमारे पास दोनों बॉडी ने, दोनों मैटर ने पहले ही अटेन किए हुए हैं इक्विलिब्रियम, वो भी थर्मल वाला, तो फिर हीट ने फ्लो करना ही नहीं। हीट फ्लो करती तब है जब होगा डिफरेंस टेम्परेचर का। जब वाटर भी 0 डिग्री पे है, आइस भी 0 डिग्री पे है, इस केस में हीट मूव करेगी नहीं, तो उन्होंने पहले अटेन कर लिया इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट था। अब क्वेश्चन पूछे, आप में देखना है हमारे पास टेम्परेचर मूव करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जब भी हाई बराबर है तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यह तक की बातें थी। अब कुछ टर्म्स हैं कि जो पूछा था क्वेश्चन हमारे पास, वाटर बॉयल्स, वाटर फ्रीज, ड्राई आइस, एब्सोल्यूट जीरो, हम इसे बाद में करते हैं। पहले हम करेंगे टेम्परेचर स्केल को, ठीक है, फिर करना आसान रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हमें गिवन होगा टेम्परेचर सेंटीग्रेड सेल्सियस में, उसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में या कर लेंगे केल्विन में। हम इस्तेमाल कौन से करते हैं, फार्मूलास, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं। आपसे कभी कभी स्टेटमेंट में वो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं, इसलिए हमें फार्मूला याद रखने, ठीक है। क्या करना होगा, अगर आपको टेम्परेचर गिवन होगा डिग्री में, आपने फाइंड करना केल्विन में। कैसे करेंगे, फार्मूला क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री प्लस 273। सिंपल सा काम है, जो भी डिग्री में आपको टेम्परेचर होगा उसमें आपने ऐड कर देना, 273 को केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर गिवन केल्विन में हो, आपने फाइंड डिग्री में करना हो, डिग्री सेल्सियस में करना हो, कैसे करेंगे, सिंपल है, हमने केल्विन के लिए डिग्री में 273 को ऐड किया था, तो दोबारा हम निकालेंगे केल्विन से डिग्री, दोबारा माइनस कर देंगे 273 को। सिंपल फार्मूला ये है, ठीक है। पहले सी में ऐड किया था के के लिए, अब हमें चाहिए सी में सेल्सियस में, क्या करेंगे, दोबारा केल्विन से 273 को माइनस कर देंगे, ये तरीका था। अब नेक्स्ट है मेन, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। वो क्या, अगर आपको टेम्परेचर गिवन हो, सेल्सियस में फाइंड करना हो, फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, तो फार्मूला है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अगर हम 9/5 को सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 1.8 इंटू TC प्लस 32, ठीक है। ये फार्मूला बनते हैं इनके। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको गिवन है टेम्परेचर सेल्सियस में, आपने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, कैसे करेंगे, फार्मूला क्या है हमारे पास, TF इज इक्वल टू, जो टेम्परेचर उसमें फ़ारेनहाइट में ना, उसमें क्या करेंगे हम, जो गिवन होगा हमारे पास सेल्सियस में, उसको करेंगे मल्टीप्लाई 9/5 से, उसमें ऐड कर देंगे 32 को, ठीक है। तो क्या फार्मूला है, ये फार्मूला इसका बनता है। टेम्परेचर फाइंड करने का फ़ारेनहाइट में, यहाँ पर पुट कर देंगे TC के हमारे पास 90 है, पुट कर दिया इसमें, ये 590 को डिवाइड कर देगा
कितने पर, 18 पर, और 18 इंटू 19 इज इक्वल टू 162 प्लस 32 इज इक्वल टू 194 फ़ारेनहाइट में जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको गिवन है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, फाइंड करना है केल्विन में, कैसे करेंगे? सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करेंगे? सिंपली जो आपके पास गिवन होगा डिग्री में उसमें ऐड कर देंगे। 273 को आ जाएगा किसमें? केल्विन में। क्या बनेगा? 343 केल्विन में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वाई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है टेम्परेचर सेल्सियस में, वो कितने हैं? -40 सेल्सियस है। ठीक है, आपने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, और फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है? TF इज इक्वल टू 9/5 इंटू TC प्लस 32। तो TC कितना हमारे पास? -40 है। 5 40 को डिवाइड कर देगा 8 पर। ठीक है, 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72 पर कौन से वाला? नेगेटिव वाला, प्लस 32 कर देंगे। यह बन जाएगा कितना? -40। जब हमने नेगेटिव से ऐड किया 32 को, ये कितना बन गया? -40। ये क्या बनना कि हमारे पास जो टेम्परेचर था -40 डिग्री था सेल्सियस में, वही किस में आ गया? फ़ारेनहाइट में आ गया। मेन पॉइंट है यहाँ पर ये, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताएं वो टेम्परेचर कौन सा है जिसमें हमारे पास जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा वो इक्वल हो गया फ़ारेनहाइट हो गया। वो कौन सा है? हमने सोल्व करके देख लिया, -40 होगा सेल्सियस में, इक्वल से होगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, याद से ये पॉइंट एक था। ठीक है, अब हम करते हैं ऊपर क्वेश्चन जो आपको बताई थी। वाटर बॉइल होता है हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है डिग्री सेल्सियस 100 पर, और ये बना फ़ारेनहाइट कितना? 212 बन जाएगा। वाटर फ्रीज होता है कितने पर? 0 डिग्री पर, और ये कितना बन जाएगा फ़ारेनहाइट में? 32 बन जाएगा। ड्राई आइस जब हमारे पास होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये होती गैस होती है, लेकिन इसे ठंडा जब करते हैं यहाँ तक कि सॉलिड हो जाए, इस केस में जो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम कहते हैं ड्राई आइस कहते हैं। ये किस में होती है? -78 कह लें या -108 फ़ारेनहाइट कह लें। इस टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है? -273 या कह लें -49 फ़ारेनहाइट। और वो टेम्परेचर कौन सा है जिस पर टेम्परेचर सेल्सियस में इक्वल हो किसके? फ़ारेनहाइट के, वो क्या है? -40 है। और हमारे पास कोई रियल गैस हो, वो आइडली कभी हेल्प करती है जब टेम्परेचर बहुत हाई कर दें और प्रेशर बहुत लो कर दें। इस केस में रियल गैस भी एज अ आइडियल गैस बिहेव करती है जब हम टेम्परेचर को बहुत हाई कर दें और प्रेशर को बहुत लो कर दें। इस केस में जो हमारे पास रियल गैस होती हैं वो बिहेव करती है क्या? आइडियली करती हैं। ठीक है, और जो हमारा ह्यूमन का टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी का, वो सेल्सियस में कितने हैं? 37 है। फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6 है। और अगर बात करें केल्विन कितने हैं? 310 है। ठीक है, आपने तीनों याद रखना है। सेल्सियस में क्या है? 37 है। फ़ारेनहाइट में क्या है? 98.6 है। केल्विन में क्या है? 310 है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल। ठीक है, ये हमें कुछ याद रखने थे। अब उसका कोई क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है अ बॉडी इज हीटेड एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 20 सेल्सियस देन इंक्रीज इन फ़ारेनहाइट, वो क्या होगा? ये क्वेश्चन मुख्तलिफ है। हम जो पढ़े हैं वो हमें गिवन था टेम्परेचर सेल्सियस में, उसे करेंगे किसने? फ़ारेनहाइट में। यहाँ में टेम्परेचर गिवन है, उसने हमें दिया भी नहीं है सेल्सियस का, उसने कहा एक बॉडी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है कितना? 20 सेल्सियस है। उसके पहले वो भी नहीं पता, आपने फाइंड करना है कि उसका इंक्रीज कितना करेगा फ़ारेनहाइट में, वो क्या करेगा। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इस केस में हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर चेंज के फार्मूलास। ठीक है, ये 3 फार्मूलास हैं। अगर आपको गिवन हो टेम्परेचर चेंज केल्विन में, वो सेम टू सेम इक्वल होगा इसके सेल्सियस के इक्वल होगा। अगर गिवन हो हमारे पास टेम्परेचर चेंज सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, वो क्या होगा हमारे पास? हम कर देंगे उसको मल्टीप्लाई 9/5 से, तो आ जाएगा हमारे पास जो चेंज होगा किसमें? फ़ारेनहाइट में होगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका, और चेंज इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 चेंज इन केल्विन, यानी जो गिवन होगा हमारे पास चेंज केल्विन में, से करेंगे मल्टीप्लाई 9/5 से, आ जाएगा चेंज किसमें? फ़ारेनहाइट में। ये 3 फार्मूला से आपने भी याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आपको आ रहे हो चेंज टेम्परेचर के। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारे पास? हमें गिवन था चेंज सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट किसमें? फ़ारेनहाइट में। कैसे करेंगे? ये फार्मूला जो चेंज होगा उसे करने वाला कैसे? 9/5 से, आ जाएगा किसमें? चेंज फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो क्या था हमारे पास? 20 था, सीखे मल्टीप्लाई किससे? 9/5 से। 5 ने 20 को 4 पर डिवाइड कर दिया गया। 9 × 4 = 36, यह आ जाएगा हमारे पास
चेंज इनफाइनाइट, ठीक है, इसके फार्मूला से है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या वो गिवन टेम्परेचर चेंज किस में, सेल्सियस में, आपने फाइंड किस में, केल्विन में, क्या होगा, सेम 90 केल्विन होगा हमारे पास, चेंज केल्विन, ठीक है। ये फार्मूला के बाद किसकी है, चेंज के फार्मूला से है। ये मुकम्मल होगी यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। कहते हैं कैसे हम इंटरनल एनर्जी को, ये है सम ऑफ मॉलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी एंड मॉलिकुलर के एनर्जी। किसी सिस्टम में या गैस में जो पार्टिकल होंगे उनके जो मॉलिक्यूल है ना, उनका जो होगी पी और के दोनों का क्या होता है, उसकी होती है इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, U इज इक्वल टू, शो यू से करते हैं, P प्लस के। लेकिन अगर हम बात करें आइडियल गैस की, हमने कहा था पार्टिकल के दौरान IMF है ही नहीं, अगर IF नहीं है तो P भी नहीं होगी। इस केस में क्या होगा, P 0 हो जाएगी। और आइडियल गैस के लिए जो होगी इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किस पर, के पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जो U होगा इंटरनल एनर्जी वो डिपेंड करेगी किस पर, के पे करेगी, ठीक है। तो फिर आइडियल गैस के लिए क्या होगा हमारे पास, जो उसकी होगी इंटरनल एनर्जी वो किससे इक्वल होगी, के ई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसकी होती है, टेम्परेचर के। तो के से इक्वल हमारे पास U के इक्वल है। हमारे पास जो होगी इंटरनल एनर्जी होगी वो भी किससे इक्वल होगी, टेम्परेचर इक्वल होगी। मतलब क्या बना, अगर किस सिस्टम का या गैस का इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, इस केस में पार्टिकल की मोशन इंक्रीज करेगी, मतलब के इंक्रीज करेगी, और फिर उसकी इंक्रीज करेगी हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्योंकि तीनों आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेट फंक्शन होती है, एक होती है पाथ फंक्शन। हम कहते हैं कि स्टेट फंक्शन को वो चीज़, वो फंक्शन जो सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ठीक है। अगर हमारे पास पूरे प्रोसेस की जो स्टेट इनिशियल होगी और फाइनल होगी सेम होगी तो वो सेम रहेगा, पूरा डिस्प्ले करेगा, पाथ डिपेंड नहीं करता। तो हम कहते हैं क्या, वो स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे ये डिपेंड नहीं करता किस पर, प्रोसेस पर और पाथ पर। इस एग्जाम्पल क्या हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एनर्जी, इस एग्जाम्पल हमारे पास है। डिपेंड नहीं करती आपने क्या फॉलो किया प्रोसेस को या पाथ को, ये डिपेंड नहीं करती किस पर, जो स्टेट है इनिशियल फाइनल है। जैसे देखें दो पाथ हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है। इस केस में जो प्रोसेस 1 था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, प्रोसेस 2 क्या था, ये था प्रोसेस 2 था। इस केस में दोनों प्रोसेस मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ चेंज होगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का। वो किससे इक्वल होगा हमारे पास, पार्ट 2 के, क्योंकि ये चारों क्या हमारे पास स्टेट फंक्शन है ना कि पाथ फंक्शन है। जब हमारे पास स्टेट इनिशियल और स्टेट फाइनल दोनों सेम है तो दोनों क्या होंगे, जो दोनों सेम है ना, तो हमारे पास होंगे स्टेट फंक्शन वो सेम होंगे, ठीक है। जबकि होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं, ये डिपेंड करते हैं पाथ पर। अगर पाथ चेंज कर जाएगा ये चेंज कर देंगे, ठीक है। डिपेंड करते हैं चेंज डिपेंड ऑन पाथ पर, ठीक है। सिंपल से क्या है, वर्क डन हो गया, हीट हो गया और हीट कैपेसिटी हो गया, ये सारे क्या हमारे पास, ये तीनों क्या है, पाथ फंक्शन है, डिपेंड करते हैं पाथ पर। अगर चेंज करेंगे पाथ तो चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो पाथ पर या प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि स्टेट पर डिपेंड करते हैं। अगर स्टेट इनिशियल और स्टेट फाइनल सेम है तो सेम होंगे, ठीक है, जितने प्रोसेस क्यों ना हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। हम पढ़े तो बेसिकली होता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है। प्रेशर होगा वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम का एक्स एक्सिस पर है। प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा। तो जो होगा इस केस में ग्राफ का एरिया होगा वो कितना इक्वल होगा हमारे पास, वर्क डन इक्वल होगा। क्यों, फार्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। और जो होता है हमारे पास ग्राफ का एरिया वो क्या होता है, हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से, तो ये बन गया ना, वाई को किया एक्स से मल्टीप्लाई, क्या है हमारे पास, वर्क डन है। तो एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ क्या बना, वर्क डन बना, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ से, लेकिन दोबारा से रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब जहाँ हमारे पास आते हैं दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक होते हैं हमारे पास क्लोज लूप, सही ये हमारे पास है। एक होता है हमारे पास ओपन लूप होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। जो ग्राफ हमारे पास होंगे क्लोज लूप वाले, जो उनका होगा वर्क डन, वो कैसे निकालेंगे, जो शेप है उसके जो अंडर है जो एरिया उससे निकाल लोगे। जैसे शेप है ना, सर्कल है, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, जो भी शेप होगी उस शेप के जो अंदर होगा एरिया होगा हम वो फाइंड करेंगे, जो शेप का एरिया होगा उसे निकालेंगे। इसमें क्या, इसका वर्क डन। जबकि अगर हमारे पास है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मौजूद है, बस इतनी से एक क्लोज लूप कोई वैसे स्ट्रेट लाइन है, इसे कैसे फाइंड करें एरिया, क्या करेंगे,
हम इसका निकाल लेंगे जो एरिया होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या करेंगे, हमने लाइन लगा दी, 2 लाइन लगा दी। अब इसकी शेप कौन सी बन गई हमारे पास, ये बन गई ट्राइपेजियम शेप बन गई, ट्राइपेजियम। हम निकाल लेंगे इसका एरिया, ये क्या होगा, इस ग्राफ का वर्क डन होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको गिवन है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है, और आपने फाइंड करना है इसका एरिया, क्या होगा, वर्क डन होगा। कैसे फाइंड करेंगे, शेप कौन सी है, रेक्टेंगल है। तो फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का रेक्टेंगल का एरिया, सिंपल, जो कि वैल्यू हमारे पास किस पर, प्रीपेंडिकुलर पर है, उससे करेंगे मल्टीप्लाई किससे, बेस से। ठीक है, यहाँ पर क्या बनती है हमारे पास, प्रीपेंडिकुलर, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3p बन जाएगा, और जो बनेगी हमारे पास 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बन जाएगा बेस। ये बन जाएगा 4 × 3 = 12 pv, वर्ड आ जाएगा इस शेप का। कैसे फाइंड किया, जो एरिया था रेक्टेंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा क्लोज लूप है, आपको गिवन है इसके में ट्राइंगल है, फाइंड करना है एरिया, क्या होगा, वर्डन होगा। कैसे फाइंड करते हैं हम, एरिया अंडर ट्राइंगल, तो वो होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है कितनी है, ये है जो होगी प्रीपेंडिकुलर कितने हैं, ये 30 यहाँ पर लिखा हो रहेगा, ये 40 लिखा हो यहाँ पर, ये 40 आता है, 40 यहाँ पर होता है। 40 से 10 को माइनस करेंगे 130 बन जाएगा, और फिर 12 में से 8 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा हमारे पास, बेस आ जाएगा। ठीक है, और 30 × 8 = 240/2, 2 डिवाइड करेगा 240 को किस पर, 120 पर, आ जाएगा वर्ड हमारे पास 120 जूल आ जाएगा। कैसे फाइंड किया, शेप थी ट्राइंगल थी, उसका निकाला हमने एरिया, जो बन गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में वर्क डन। ठीक है, अब नेक्स्ट दोबारा गिवन है, क्या गिवन है इस केस में, एक स्फीयर गिवन है, एक सर्कल गिवन है, आपने फाइंड करना है इस केस में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का वर्क डन। कैसे फाइंड करेंगे, जो शेप के अंदर एरिया होगा वो फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर, फार्मूला हमारे पास A = πr²। अच्छा, जो r होगा ना हमारे पास, दोनों वाले होंगे, r यानी जो बन रहा होगा हमारे पास फ्रॉम एक्सिस वॉल्यूम वो वाला, और जो हमारे पास होगा एक्सिस प्रेशर से वो वाला, दोनों होंगे इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर होगा r वॉल्यूम वाला भी होगा, और r कौन सा होगा, प्रेशर वाला भी होगा। ठीक है, तो हमें तो गिवन यहाँ पर r कोई नहीं है, हमें गिवन क्या है, डायमीटर है। क्या करेंगे, डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 पर, वहाँ से निकाल लेंगे r की वैल्यू। जैसे अगर बात करें जो बनता है डायमीटर वॉल्यूम का, वो क्या बनता है, वॉल्यूम एक्सिस का वो क्या बनता है, 200 में से 100 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा डायमीटर वॉल्यूम का 100 है, और निकाल देंगे इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर, ये बन जाएगा 50 मीटर बन जाएगा रेडियस ऑफ वॉल्यूम एक्सिस। अब देखते हैं जो बनता है हमारे पास रेडियस बनता है किसका, प्रेशर एक्सिस का। क्या करेंगे, 400 में से 200 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास, ये 600 है, 4 नहीं है। ठीक है, ये 600 है, यहाँ से 200 के पास जाएगा पास 400 डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, किसका, प्रेशर एक्सिस का, और फिर इसको निकालने का क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास 200 मीटर बन जाएगा रेडियस ऑफ प्रेशर एक्सिस। ठीक है, आउटपुट के फार्मूला में, फार्मूला क्या है, पाई इंटू रेडियस ऑफ वॉल्यूम वो क्या है 50 है, इंटू रेडियस ऑफ प्रेशर एक्सिस वो कितना है हमारे पास 200 है, और ये बन जाएगा पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14, 50 × 200 = 10,000, और ये बन जाएगा हमारे पास 3.4 × 10⁴ जूल, जो कि हमारे पास वर्क डन है। कैसे फाइंड किया हमने, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एक्सिस का वर्क डन, जो शेप थी उसका एरिया निकाल कर। ठीक है, क्लोज शेप थी जो उसका एरिया है वो वर्क डन होगा। ठीक है, एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या, अगर मैं आपसे पूछूं, आप फाइंड तो कर लेंगे, शेप है जिसका एरिया होगा वो उस ग्राफ का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ को हमारे पास वर्क डन होगा, लेकिन आपसे पूछूं, आप मुझे बताएं कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, जब हमारे पास जो शेप होगी वो होगी क्लॉकवाइज। इस केस में क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर शेप की जो रोटेशन हो वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्या बस एंटी क्लॉकवाइज है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। जब क्लॉकवाइज होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगी वो किस तरह होती है, इस तरह होती है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एक और पॉइंट वो क्या, क्योंकि पाथ जो साइक्लिक पाथ है, इस पाथ में जो टेम्परेचर है
उसका चेंज जीरो होगा। अगर साइक्लिक पाथ में टेम्परेचर का चेंज जीरो है तो उसका मतलब क्या होगा, हमने पढ़ा था हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन विद एनर्जी। अगर हमारे पास साइक्लिक पाथ में चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर तो इस केस में जो एनर्जी होगी वो चेंज नहीं करेगी। तो क्या बनेगा, जब हमें साइक्लिक पाथ होगा इस केस में जो चेंज टेम्परेचर होगा वो भी जीरो होगा, और जो कि हमारे पास ये जो होगा ग्राफ की जो हीट एनर्जी वो भी जीरो होगी। ठीक है, जब पाथ को साइकिल पाथ होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आपने क्या किया, सिंपल हमने फाइंड करना था वर्क डन किसका, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का। कैसे फाइंड किया, जो शेप थी उस एरिया हमें फाइंड कर लिया। ये हमने अभी मुकम्मल किए हुए हैं जो ग्राफ चैप्टर था फोर्स और मोशन में, लेकिन यहाँ इसका हिस्सा था जो दोबारा रिवाइज करना था। अब क्वेश्चन आ होते हैं वर्क डन बाय पीवी ग्राफ, वो क्या होंगे हमें देख ली, जो शेप बनती थी वो निकाली हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करेंगे बार बार, वो क्या, हीट। इसे पढ़ते ये है क्या चीज़ है, बच्चे फ़र्क नहीं कर पाते किसमें, हीट में टेम्परेचर में। हम फ़र्क करते हैं चीज़ क्या है, तो बेसिकली हीट क्या चीज़ होती है, हीट होती है थर्मल एनर्जी की मूवमेंट। ठीक है, एनर्जी की मूवमेंट को हीट करते हैं फ्रॉम हॉटर बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा टू द कोल्डर बॉडी जिसका टेम्परेचर कम होगा। हीट क्या है, ये मूवमेंट है, ट्रांसमिशन है किसकी, थर्मल एनर्जी की। ठीक है, किससे, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी तक। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, दोनों काम न कर लें इक्विलिब्रियम, वो कौन सा, थर्मल वाला। ठीक है, हीट क्या होती है, ये मूवमेंट होती है एनर्जी की। ठीक है, और हमारे पास जो हीट होती है इसके जो ट्रांसफर है तीन टाइप के होते हैं। नंबर पे क्या होता है हमारे पास, कन्वेक्शन। ये क्या होगा, जब आपने ना किसी लिक्विड को या गैस को हीट अप किया, उसके पार्टिकल थे ना, जब हीट करते हैं हम उसके पार्टिकल जो होते हैं स्टार वाले होते हैं वो हीट होते हैं, फिर पार्टिकल से पार्टिकल की तरफ हीट मूव करती है। इस केस में जो फ्लूइड होगा चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, पार्टिकल से पार्टिकल हीट होंगे ना, जो हीट की टाइप होगी ना हीट ट्रांसफर की, ये कौन सी होगी, कन्वेक्शन। हीट की वो ट्रांसफर थर्मल एनर्जी की, जो पार्टिकल से पार्टिकल होती है उसे कहते हैं कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास होगी ट्रांसफर हीट का होगा हॉटर बॉडी का कोल्ड बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, वो क्या कहते हैं, उसको कंडक्शन कहते हैं। उसी को टाइप आती है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो होता है हमारे पास ट्रांसफर इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, हमारे पास जो ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी वो होगी हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हॉटर बॉडी के कोल्डर बॉडी से। ठीक है, और जो होता है हमारे पास रेडिएशन, ये क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास जो थर्मल एनर्जी होती है वो मूव करती है इन दी फॉर्म ऑफ रेज, वेव या आप कह लें पार्टिकल्स। एग्जाम्पल से क्या है, आपने लकड़ियों को आग लगाई, अब लकड़ियों से हीट आ रही होती है ना, वो जो हीट होती है वो कौन सी होती है, क्या पार्टिकल, क्या वो हमारे पास होती है मूव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेज, वेव्स, वो कौन सा हमारे पास रेडिएशन होगी, यानी हीट एनर्जी ट्रांसफर करना इन दी फॉर्म ऑफ रेज, जो कहते हैं रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या जो होगी हमारे पास हीट एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी होगी, उसके ट्रांसफर होने के तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज़्योत लॉ और थर्मोडायनेमिक्स, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहते हैं फर्स्ट सबसे पहले हमसे पढ़ते हैं, ये कहते हैं फर्स्ट नंबर तीन बॉडीज हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, कहता है अगर हमारे पास जो बॉडी ए है और जो बॉडी बी है दोनों ने अलग अलग से बॉडी सी के साथ अपना कायम किया होगा इक्विलिब्रियम, मतलब ए ने सी के साथ किया होगा इक्विलिब्रियम कायम, दोनों ने अपना इक्वल टेम्परेचर, और बी ने सी के साथ कायम किया होगा इक्विलिब्रियम, दोनों ने अपना कायम टेम्परेचर। इस केस में जो होगा हमारे पास ए और बी दोनों में भी ऑटोमेटिकली अपने आप कायम हो जाएगा, वो क्या, इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखें ना, अगर हमने कायम करना है ए और सी में इक्विलिब्रियम, क्या करना पड़ेगा, दोनों का टेम्परेचर सेम करना पड़ेगा। मैंने कहा ये भी जीरो है। अगर हमें कायम करना है बी और सी में इक्विलिब्रियम, क्या करना पड़ेगा, दोनों का टेम्परेचर सेम करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर सी जीरो था बी जीरो हो जाएगा, तो देखिए ना इस केस में क्या हो, भी जीरो नहीं है, दोनों इक्विलिब्रियम नहीं है, दोनों इक्विलिब्रियम होंगे। ये कहते हैं इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ईच इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड, दोनों है ना थर्ड से इक्विलिब्रियम है, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, देन ये आपस में इक्विलिब्रियम होंगे। सिंपल सी बात है, तो सिस्टम में अगर थर्ड से इक्विलिब्रियम होंगे आपस में इक्विलिब्रियम होंगे। ये कहता है क्या, कौन, ज़्योत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे क्या कहना है, क्या इज इक्वल टू W प्लस डेल U। यहाँ पर क्या है, हीट एनर्जी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये क्या होती है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हीट। ठीक है, और W क्या है, मतलब वर्क डन है, और
डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किस लॉ पर डिपेंड करता है, आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास हीट है वो कब पॉजिटिव होती है, हीट क्या हुआ है, कब नेगेटिव होती है, कब जीरो होती है, हमें देखते हैं। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, जब भी किसी क्वांटिटी इंक्रीज करना है उसमें पॉजिटिव होना है, तो डिक्रीज करेगी वो नेगेटिव होगी, जब इंक्रीज करें डिक्रीज करें इस केस में वो जीरो होगी। ठीक है, कांस्टेंट होगी, जीरो होगी। अगर बात करें हम हीट की, क्यू की, तो जब हमारे पास सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है, सिस्टम हीट को अब्जॉर्ब करता है, वो हीट ऐड की जाती है, इस केस में हीट इंक्रीज की है, पॉजिटिव होगी। और सिस्टम से हीट लेफ्ट करती है, इस केस में हीट डिक्रीज की है, हीट नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव होगा। और सिस्टम से ना हीट इंटर कर रही है ना लेफ्ट कर रही है, इस केस में क्या होगा, हीट जीरो होगी। एग्जाम्पल क्या है, थर्मस फ्लास्क है। हम क्या करते हैं वहाँ पर, हम ना उसकी बाउंड्री में लगाते हैं थर्मोकोल शीट, वो करते हैं ना हीट को इंटर होने देता है ना हीट को लेफ्ट होने देता है। इस केस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही होती और हीट जीरो होती है। इससे क्या होता है, फिर जो सिस्टम होता है उसकी हीट होती है मेंटेन रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें इंटरनल एनर्जी की, वो कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, जब इंक्रीज करेगी पॉजिटिव होगी, डिक्रीज करेगी नेगेटिव होगी, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, चेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो ठीक है, अब हमारे पास जो होती है इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज कब करती है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास गैस का सिस्टम का के जो होती है टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है के पर, के डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इंक्रीज करती है, और के होती है हमारे पास इक्वल किसकी, आई के। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास जो के होता है वो होती है डायरेक्ट रिलेशन विद आई। अगर सिस्टम की इंक्रीज करेगी काइनेटिक एनर्जी, इस केस में इंक्रीज करेगी आई इंक्रीज की है, एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर पार्टिकल की मोशन कम हो गई है, के कम हो गई है, इस केस में क्या होगा, आई एनर्जी डिक्रीज करेगी, नेगेटिव होगी। अगर हमारे पास के कांस्टेंट है, ना इंक्रीज करेगी डिक्रीज करी, इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर चीज़ कांस्टेंट हो, कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट हो, उसका चेंज क्या होता है, जीरो होता है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब इंक्रीज की डिक्रीज की, ठीक है, जीरो होगी इस केस में। अगर बात करें वर्क डन की, फॉर्मूला का वर्क डन का इन केस ऑफ ये वाला ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, W इज इक्वल टू P चेंज इन वॉल्यूम, यानी वर्क डन डिपेंड करते हैं वॉल्यूम के चेंज पर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज के सिस्टम का वर्क डन नेगेटिव होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, जब सिस्टम का इंक्रीज करेगा वर्क डन, मतलब सिस्टम एक्सपैंड करेगा। कब करेगा एक्सपैंड, जब सिस्टम में जो सिस्टम होता है, सिस्टम के लिए गैस के लिए वो खुद वर्क डन करती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं किसकी, जो होता है सिलेंडर पिस्टन एग्जाम्पल लेते हैं, सिलेंडर की और पिस्टन की एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सिलेंडर को प्रोवाइड की हीट, इस केस में क्या होगा, जो सिस्टम होगा गैस होगी, वो वर्क डन खुद करेगी, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, किस पर, पिस्टन पर। पिस्टन होगा क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। देखे ना, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है। जब आपने हीट प्रोवाइड की, इस केस में क्या हुआ, जो हमारे पास था वो अपवर्ड मूव किया, कौन, पिस्टन। क्या होगा, हमारे पास जो सिस्टम था वो एक्सपैंड कर दिया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, वरना क्या होगा, इसके साथ पॉजिटिव होगा। और जब क्या होगा, हीट निकल जाएगी। तो हीट कैसे निकलती है, जब आप सिस्टम पर वर्क करते हैं, आप सिस्टम को वर्क किया, उस पर से कंप्रेस किया, इस केस में क्या होगा, हीट निकल जाएगी, वो कंप्रेस होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन अभी भी हुआ है पर नेगेटिव हुआ है, तो क्या पढ़ा हमने, वर्क डन तब भी पॉजिटिव होगा अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। तो खुद वर्क नहीं करेगा, हम वर्क करेंगे, वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव कब है, जब सिस्टम ने काम किया, नेगेटिव है जब हमने काम किया। ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम जब हम करेंगे नेगेटिव होगा। और जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आप पिस्टन को सील कर देंगे ना, वो ऊपर जा सकते नहीं जा सकते हैं, इस केस में क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वर्क डन डिपेंड करते हैं वॉल्यूम के चेंज पर। वॉल्यूम इंक्रीज किया, सिस्टम एक्सपेंड किया, वर्क डन बाय सिस्टम हुआ, इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा वर्क डन। अगर सिस्टम पे आपने कम किया, वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ, इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, सिस्टम कंप्रेस करेगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। एंड ये सिस्टम हमारे पास सील करने कर दिया, किसको, पिस्टन को, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस केस में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे, कौन का पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव कब होता है, कौन कब जीरो होता है। जब हमारे पास हीट सिस्टम की इंक्रीज करेगी
उस केस में क्या होगा, हीट पॉजिटिव होगी। जब हमारे पास हीट लेफ्ट करेगी, हीट क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब हीट ना लेफ्ट कर रही है ना अब्जॉर्ब हो रही है, हीट क्या होगी, जीरो की। और जिस केस में सिस्टम की इंक्रीज करेगी के, उस केस में क्या होगा, आई इंक्रीज करेगी और चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होगा। जब हमारे पास के डिक्रीज करेगी, आई भी डिक्रीज करेगी, उस केस में चेंज एनर्जी नेगेटिव होगा। क्या हमारे पास आई कांस्टेंट होगी और के कांस्टेंट होगी। इस केस में क्या होगा, चाहे हमारे पास के एनर्जी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट होगी और चेंज क्या होगा एनर्जी का, वो जीरो होगा। बात करें वर्क डन की, ये डिपेंड करता है हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम के। अगर हमारे पास इंक्रीज करेगा वॉल्यूम, सिस्टम एक्सपेंड करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, सिस्टम ने काम किया, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब हमारे पास सिस्टम पर वर्क किया गया, उसे कंप्रेस किया गया, उसका वॉल्यूम कम किया गया, इस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज जीरो होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। कहते हैं क्या, इफ वर्क डन सिस्टम इज 100 जूल, हीट इज 20 जूल, लेस सिस्टम, ठीक है, देन चेंज इन एनर्जी क्या होगी। क्या कहता है, सिस्टम पर वर्क किया गया, सिस्टम पर वर्क किया, सिस्टम वर्क नहीं किया, कितना किया, 100 जूल किया। हीट सिस्टम से लेफ्ट करे, कितनी की है, 20 जूल की है। इस केस में चेंज क्या होगा, एनर्जी का। फार्मूला क्या हमारे पास, किसका, फर्स्ट फार्मूला इसका, इमेंट फार्मूला हम पढ़ेंगे इसको बाद। वो क्या, क्यू इज इक्वल टू वर्क प्लस चेंज एनर्जी। अब इस केस में हमें फाइंड करना है किसको, चेंज इन एनर्जी को। हम उससे बाहर ले जाएंगे और जो हमारे पास है वर्क डन है या पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाएगा। ये बन जाएगा चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस नेगेटिव। क्यों हमारे पास कितने हैं, 220 है। पॉजिटिव का नेगेटिव का, नेगेटिव का, क्योंकि हीट सिस्टम को क्या कर रही है, लेफ्ट कर रही है, हीट को हो रही है, कम हो रही है, नेगेटिव होगी। ठीक है, उससे माइनस करेंगे किसको, हम वर्क डन को। वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम किया, सिस्टम में काम किया है। इस केस में क्या होगा, थोड़ा ऑन सिस्टम में वर्क नेगेटिव होगा, कितना होगा, नेगेटिव 100 होगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास -220, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, जो बन जाएगा -27। हम ऐड करेंगे 100 को, ये बन जाएगा -120 जूल होगा हमारे पास, चेंज इन एनर्जी होगा। ठीक है, ये मेन काम क्या था, हमने ये देखा जब सिस्टम से हीट लेफ्ट की, पुट कर नेगेटिव में, वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ, पुट कर नेगेटिव में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो कहता है इफ 900 जूल हीट लीव सिस्टम, एनर्जी डिक्रीजेस बाय 3 जूल, देन वर्क डन क्या होगा। फार्मूला क्या है मेन, किसका, फर्स्ट फार्मूला इसका, वो क्या है, क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने फाइंड करना है किसको, वर्क डन को। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वहाँ हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये बन जाएगा क्यू इंटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों हमारे पास कितनी है, 900, पॉजिटिव की नेगेटिव की, नेगेटिव की, वाई, क्योंकि हीट ली सिस्टम, ठीक है, नेगेटिव ही होगी, उससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, एनर्जी को। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो क्यों, एनर्जी डिक्रीज हुई है हमारे पास, कई डिक्रीज कैसे डिक्रीज हुई है, क्या होगी, नेगेटिव की होगी। ठीक है, ये बन जाएगा नेगेटिव 900, माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव 850 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखा, इसको ऐसे यूज करना हमने। अब क्वेश्चन आ रहे होंगे, पॉजिटिव कब रखनी है, नेगेटिव कब रखनी है, जीरो कब रखना है, ये आपने ध्यान रखना है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4 टाइप के होंगे प्रोसेस होंगे, जो यहाँ पर है मेन टॉपिक यहाँ के वो हैं, जरा कुछ यहाँ से आ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे किसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इन प्रोसेस में भी वो कौन से हैं, आइसोमेट्रिक कह लें, आइसोकोरिक कह लें, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये 4 प्रोसेस होते हैं, हमें पढ़ होंगे। ठीक है, जो हमारे पास है फर्स्ट प्रोसेस वो क्या है, आइसोमेट्रिक या कोरिक। आइसो क्या होता है, सेम, मेट्रिक होता है हमारे पास वॉल्यूम के लिए, और कोरिक होता है वॉल्यूम के लिए। मतलब क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें हम सिस्टम के या गैस के, दोनों सेम चीज़ ही हैं। हम बात करें सिस्टम की तो गैस की बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये गैस के लिए फ्लूइड के लिए, पर हम जब ले रहे होते हैं आइडली वो गैस की बात ले रहे होते हैं। ठीक है, इस केस में क्या हमने कहा, आइसोमेट्रिक, यानी हमने सेम कर दिया किसको, वॉल्यूम को। ठीक है, जब हमारे पास वॉल्यूम क्वेश्चन होगा, इस केस में क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या, वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा, क्या होगा इसके साथ, वर्क डन जीरो होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, आइसोकोरिक में चेंज नहीं करता वॉल्यूम, वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में, जो कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक सिस्टम, वो क्या होगी हमें देखते हैं। जो हमारे पास है
क्या करेंगे इसकी फर्स्ट लॉ की, क्यू इज इक्वल टू चेंज, क्यू इज इक्वल टू वर्ड नंबर चेंज इन एनर्जी। वर्ड नंबर क्या यहाँ पर जीरो है तो क्या बन जाएगा इस केस में, क्यू इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ये क्या हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या किया, हमें देखा हमारे पास कि वर्डन नहीं है, वर्डन जीरो है, तो किस केस में जो होता है वर्डन, जिस केस में चेंज नहीं करता वॉल्यूम, वो कौन सा होता है, हाँ ये तो आइसोमेट्रिक है, ठीक है। इस तरीके देखने का। जैसे ग्राफ की बात करते क्या बनेगा, प्रेशर वैसे वॉल्यूम ग्राफ। इस केस में हमने क्या बात की है, हमने क्या रखा है कांस्टेंट किसको, वॉल्यूम को, तो ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन कौन से वॉल्यूम एक्सिस पर। तो ये क्या होगा हमारे पास, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल किसके, प्रेशर के। हमने वहाँ पे क्या किया, हमें जो वॉल्यूम है उसे कांस्टेंट रखा है, तो कैसे कांस्टेंट होगा, जब हमारे पास वॉल्यूम एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और लाइन क्या बन रही है हमारे पास, सब क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरेलल टू दी प्रेशर एक्सिस ग्राफ। इस केस में किस केस में, आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वो होगा पहले किसके, प्रेशर एक्सिस के। आपने ये नहीं कहना बाइसिस के, क्यों नहीं कहना, पता क्या होता है, कभी कभी चेंज करते हैं, जो प्रेशर इसको ले आएगा नीचे ले आएगा, वो वॉल्यूम को ऊपर ले आएगा एक्सिस पे। पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने करना किसको, वॉल्यूम कांस्टेंट। कैसे करेंगे, जब हम वॉल्यूम एक्सिस पर लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, और ये क्या बनती है हमारे पास, ये बनने एक पैरेलल लाइन किसके, प्रेशर एक्सिस के, ठीक है। ये हमारे पास आइसोमेट्रिक था। अब नेक्स्ट है आइसोथर्मल। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर, यानी वो सिस्टम जहाँ पर हम टेम्परेचर को रखते हैं कांस्टेंट। यहाँ क्या अप्लाई होगा, बॉयल्स दा होगा। क्या फॉर्मूला इसका, इस केस में हमारे पास जो प्रेशर होगा वो होगा इनवर्स किसके, वॉल्यूम के। तो जो बनेगा हमारे पास प्रेशर से वॉल्यूम वो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का। यहाँ हमने किया टेम्परेचर कांस्टेंट किया, अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, इस केस में क्या होगा हमारे पास, के भी कांस्टेंट होगी और यू भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। और ठीक है, क्या हमारे पास किया हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, मतलब जो हमारे पास है करंट एनर्जी वो भी कांस्टेंट होगी और जो एनर्जी वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या हमारे पास किसका, फर्स्ट लॉ का, क्यू प्लस वर्डन प्लस चेंज इन एनर्जी। अब क्योंकि हमारे पास आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होने से जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो उसका चेंज क्या होगा, जीरो होगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू वर्डन। ये बस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ हमने क्या किया, हमें जा रहा है यहाँ हमारे पास जो एनर्जी है वो जीरो हमने कर दी है। कब जीरो होती है, जब वो चेंज नहीं करती। कब चेंज नहीं करती, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो किस में होता है, आइसोथर्मल में होता है, ठीक है। ये तरीका पहचानने का, आपको बात करेगा या आपको दे देगा क्वीन दे देगा, जगह पर उसका नाम दे देगा और से पूछेगा बताएं इस केस में क्या बनेगी क्वीन, या ये वहाँ पे क्वीन है किस प्रोसेस की है। देखने का से आपने तीन चीज़ें होती हैं, हीट, वर्डन, एनर्जी है। जो जीरो होगी वो प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्या हमारे पास जो एनर्जी है वो जीरो है। कैसे जीरो होती है, जब चेंज जीरो कब होता है, जब हमारे पास जो एनर्जी होगी कांस्टेंट होगी, वो कब कांस्टेंट होती है, जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। वो किस में होता है, आइसोथर्मल में होता है, ठीक है। और याद से अगर आपसे पूछे कि बताएं इन 4% से सबसे सोर्स कौन सा होता है, आवेंगे आइसोथर्मल होता है। वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है, उसके लिए हमने ये प्रोसेस होता है वो सही करते होते हैं। ये प्रोसेस होता है हमारे पास कौन सा, आइसोथर्मल का, ताकि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब इसको दो टाइप आती हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक्सपेंशन क्या होगा हमारे पास, जब सिस्टम एक्सपैंड करेगा। इस केस में क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था, आने पड़ा है, सिस्टम एक्सपैंड कम करता है जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट के सिस्टम जो होता है वो खुद वर्डन करता है, वर्डन बाय सिस्टम होता है। हीट प्रोवाइड की क्या होगी, हीट पॉजिटिव होगी, और सिस्टम में वर्डन किया हीट क्या होगा, वर्डन क्या पॉजिटिव होगा। ये कब होता है, एक्सपेंशन में होता है। हीट ऐड हुई है और वर्डन बाय सिस्टम है, ठीक है। सिंपल से एक्सपैंड किया कब करेगा, हीट प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम वर्डन खुद करेगा। अगर खुद वर्डन किया पॉजिटिव होगा, हीट प्रोवाइड की पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसके बनते हैं हमारे पास एक्वे बनती है। और जो हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन कब होती है, जब हम सिस्टम पर खुद वर्क करते हैं। आपने वर्क किया आपने, उस केस में क्या किया, सिस्टम को प्रेस करेगा, वर्ड ऑन सिस्टम होगा, वर्ड हमारे पास क्या होगा, जो नेगेटिव होगा, और हीट निकलेगी लेफ्ट करेगी, तो क्या होगा हमारे पास, हीट भी नेगेटिव होगी। हीट लेफ्ट की है नेगेटिव होगी, वर्ड ऑन सिस्टम में नेगेटिव होगा, ठीक है। किस केस में, आइसोथर्मल कंप्रेशन में, ठीक है। आइसोथर्मल के ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था जो प्रेशर है और वॉल्यूम है
दोनों एक दूसरे के इन्वर्स से ये शेप बनेगी, एक ऐसे कर्व से बनेगी। इस शेप का नाम क्या है? स्लोप का। आइसोथर्म है, दिस स्लोप ऑफ आइसोग्राफ ऑफ आइसोथर्म, ठीक है। तो ये शेप बन रही है, स्लोप का नाम आइसोथर्म है, तो ये शेप है वो क्या है? हाइपरबोला शेप बन रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। जिसका जो ग्राफ बनेगा, जिसकी स्लोप होगी, उसका नाम आइसोथर्म है, जिसकी शेप है वो क्या है? हाइपरबोला है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या है? आइस की मेल्टिंग करना और वाटर फ्रीज होना है, किस एग्जाम्पल है? आइसोथर्मल के, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइसोबैरिक। आइसो सेम, बैरिक यानी प्रेशर, वो प्रोसेस जैसे हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, किसको? प्रेशर को, कॉल्ड आइसोबैरिक। ये किस में होता है? लॉ कौन सा है? चार्ल्स का ना। चार्ल्स ने कहता हमने देखना है प्रेशर कांस्टेंट। इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर का क्या होगा? डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बनेगा? किसके लिए? आइसोबैरिक के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है? वो क्या इज इक्वल टू वर्डन प्लस चेंज इन एनर्जी। यहाँ पर जो वर्डन है वो क्या हो जाएगा? क्या इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम प्लस चेंज इन एनर्जी। तो हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो मतलब ये जीरो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका चेंज जीरो होगा। हमारे पास तो चेंज तो है ही नहीं प्रेशर का, तो जीरो तो नहीं होगा, ये मौजूद होगा। तो बस इस केस में हमारे पास वैल्यू कोई भी जीरो नहीं होगी। ये सिर्फ वाहिद प्रोसेस है जहाँ पर कोई वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी सब में होती वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पर क्या है? क्योंकि चेंज था ही प्रेशर का, प्रेशर की बात हो रही थी, तभी जीरो कुछ भी नहीं है। बस इस केस में अपने जो वर्ड का फॉर्मूला वो लिख देना है, P इन चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ क्या बनेगा? आइसोबैरिक का। ये भी बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। वो क्या? हम किसको क्वेश्चन रखते हैं? प्रेशर को। तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक में स्ट्रेट लाइन, वो किस पर? जो हमारा प्रेशर एक्सिस होगा वह स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास ग्राफ होगा पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है। याद से आपने देखना है एक्स वाई के लिहाज से नहीं, प्रेशर वॉल्यूम के लिहाज से। जो कांस्टेंट है उस एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन आएगी, जो कि दूसरे क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। अब बस एग्जांपल क्या है? आइस का मेल्ट होना, वाटर फ्रीज होना। एग्जांपल किसकी है? आइसोबैरिक की है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वो क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्या होता है? जिसमें हमारे पास हीट कांस्टेंट होती है, इंटरनल हीट का होता है। ये किस तरह होगा? इसके लिए तीन कंडीशन होती हैं। नंबर होती है आप सिस्टम को ना रैपिडली सडनली जो एक्सपेंड कर दो, जो कंप्रेस कर दो, और नंबर से क्या होती है? या फिर हम यूज़ कर लेंगे सिस्टम आइसोलेटेड। जैसे एग्जाम्पल क्या होती है हमारे पास? थर्मोफ्लास्क होता है। हमने क्या बात की थी? सिस्टम को हम लगाकर थर्मोकोल्ड शीट सराउंडिंग से आइसोलेट कर देंगे, ना हीट इंटर करेंगे ना लिफ्ट करेगी। इस केस में क्या होगा? सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा। यहाँ पर होता है हमारे पास हीट कांस्टेंट होती है सिस्टम में, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या? थर्मोफ्लास्क एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो होती है हीट मूव नहीं करती। और साउंड प्रोपगेशन इन एयर, याद है ना लॉ से पढ़ा हमने, किसके बारे में? लाप्लास के बारे में। उसने क्या था? उसने कहा न्यूटन भाई तुम गलत कहते हो, जो साउंड होती है ना वो प्रोपेगेट करती है आइसोथर्मली नहीं। तुमने तो कितना गलत बात किया, तुम्हारा 16% एरर है। ये देखो मैं कहता हूँ साउंड मूव करती है टेम्परेचर कांस्टेंट पे नहीं, हीट कांस्टेंट पर, एडियाबैटिकली। देखो जो मैंने बस दिया है उस केस में 0.3 एरर है, बस मतलब ना होने के बराबर एरर है। तो मैंने बस सही किया है, जो साउंड करती है प्रोपेगेट किस करती है? एडियाबैटिकली, तो जो हमारे पास हीट कांस्टेंट है, ठीक है। और जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होता है? एडियाबैटिकली होता है। इस एग्जाम्पल है, हमने अपने क्या कहा? एडियाबैटिक में हीट यानी क्यों? जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला था हमारा? जो होगा प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट गैमा टाइम वो कांस्टेंट होगा। गैमा क्या है? गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है? गैमा की फार्मूला है गैमा का, गैमा इज इक्वल टू चलिए सही करता उसको मैं, गैमा इज इक्वल टू Cp और Cp। Cp यहाँ पर क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों सेम क्वांटिटी है। गैमा का गैस कांस्टेंट का यूनिट कोई भी नहीं होगा। इस केस में क्या हीट कांस्टेंट किया तो क्या बन जाएगी हमारे पास? क्या फर्स्ट आसान में से वो जाएगी जो Q इज इक्वल टू वर्ड प्लस चेंज इन एनर्जी। क्यों जीरो कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू वर्ड प्लस चेंज इन एनर्जी। यहाँ हमारे क्या हो जाएगा? इसी तो बनती है। एक क्या करेंगे हम, जो वर्डन है उसको बन जाकर नेगेटिव कर देंगे, एक में वर्डन नहीं देंगे, जब कोई जो है चेंज इन एनर्जी उसको बन जाकर नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। जब हमने किया क्या वर्डन को और चेंज इन एनर्जी को, इसमें क्या किया जो हमारे पास है
वर्क डन को वो नेगेटिव कर दिया, वहाँ किया करें। इस केस में क्या होगा हमारे पास, ये होगी हमारे पास एडियाबैटिक एग्जाम्पल कंप्रेशन की होगी। वो कैसे है, सिंपल देख लें। यहाँ पर हमारे पास कब होता है नेगेटिव वर्क डन, जब सिस्टम पर वर्क किया जाता है। अगर सिस्टम पर वर्क करेंगे तो एक्सपैंड होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा, तो क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, सिस्टम कंप्रेस होगा। ये क्या हमारे पास सिंपल किसकी एडियाबैटिक कंप्रेशन की है, जो कंप्रेस करना, सिस्टम पर वर्क डन करना, वर्क डन ऑन सिस्टम करना, नेगेटिव होगा। और जब हमारे पास जो होगी वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम वर्क करेगा, जब सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा। इस केस में एक्सपेंड करता है, कंप्रेस करता है, एक्सपेंड करता है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल होते हैं किसकी, जो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया। हमने पे क्या देखा, अभी तक हमने जो देखा, हमने जो था आज थर्मल था, वहाँ पर जो टेम्परेचर है उसे कांस्टेंट किया, उससे क्या हो गया, इस एक्वेरियम में हमारे पास जो थी एनर्जी वो कांस्टेंट होगी। फिर हमने किया, हमने कांस्टेंट किया आइसोमेट्रिक में किसको, वॉल्यूम को। इसके से क्या हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। और हमने अब यहाँ पर किस में, एडियाबैटिक में क्या किया, क्यों कांस्टेंट किया, क्यों जीरो हो गया। ठीक है, सिर्फ हमारे पास था वो कांस्टेंट था हमारे पास आइसोबैरिक, वहाँ पर हमारे पास कुछ जीरो नहीं था। वो क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे पास चेंज था ही नहीं, सिर्फ प्रेशर हमारे पास था। ठीक है, अब जो हमारे पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, वहाँ हमने क्या देखा, हमारे पास जो होगा वर्क डन होगा वो से होगा नेगेटिव चेंज एनर्जी, यानी वर्क डन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होता है, जब वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। ठीक है ना, वर्क डन बाय सिस्टम था, वो एक्सपेंड करेगा। और जो एनर्जी वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो नेगेटिव का मतलब होता है हमारे पास जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। अगर हमारे पास डिक्रीज करती है यू, क्या मतलब है, क्या भी डिक्रीज करेगी, और हमारे पास जो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। देखा ना, जो फॉर्मूला मेन था कि टेम्परेचर होता है डायरेक्ट किसी के और वो होता है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन विद यू। अगर एक डिक्रीज करेगी बाकी भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और इस केस में हमारे पास प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। वो क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, और हमारे पास जो हीट है वो जीरो है, क्योंकि एडियाबैटिक जो है इसमें हमारे क्या, क्लाउड फॉर्मेशन होना, रैपिड एस्केप होना किसका, एयर का बर्स्ट टाइप से। इस केस में क्या होती है हमारे पास, जो कौन सा एग्जाम्पल किसकी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा, एक्सपेंशन नहीं, एक कंप्रेशन है। ठीक है, हमने वो पढ़ लिया एक्सपेंशन कोई कंप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ड नेगेटिव है। नेगेटिव कब होता है, हमारे पास जो सिस्टम पर वर्क किया जाता है, सिस्टम कंप्रेस करता है, वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, और इस केस में क्या है, हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है पॉजिटिव है, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अगर वो इंक्रीज करेगी, हमारे पास कई भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इस केस में हमारे पास जो प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस एग्जाम्पल के इसकी एयर की वर्किंग करना। ठीक है, यह क्या, जो एडियाबैटिक जो आता है कंप्रेशन एग्जाम्पल है हमारे पास किसका, जो एयर पंप से वर्किंग करना। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सिंपल याद रखना कि सेम वर्क डन से, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो मतलब सिस्टम ने वर्क किया, एक्सपेंड किया। वर्क नेगेटिव है, सिस्टम पर वर्क हुआ है, कंप्रेस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट इन ग्राफ आते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन के, एडियाबैटिक कंप्रेशन के। ठीक है, ग्राफ के बनेंगे, दोनों सेम ही होंगे शेप में, लेकिन फ़र्क क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंशन में इंक्रीज करता है वॉल्यूम, है ना। इस केस में क्या होंगे, ये टूवर्ड जा रहे होंगे कहाँ पर, एक्स एक्सिस में, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो करता है इंक्रीज एक्स एक्सिस में। ठीक है, जो होंगे कंप्रेशन के वो कर रहेंगे टूवर्ड वाई एक्सिस, क्योंकि जो वॉल्यूम है डिक्रीज करता है किस में, वाई एक्सिस में। कंप्रेशन में क्या होता है, डिक्रीज करता है वॉल्यूम। शो करने के लिए हम जो लेके जाएंगे स्लोप को टूवर्ड वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये काम हो रहा होगा, पर दोनों ग्राफ का सेम शेप है। ऐसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, अब ग्राफ गिवन है किसका, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। आपको दो शेप हैं, ये ए और बी दो स्लोप ही हैं, और बी और ए दो स्लोप ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दो स्लोप गिवन है। ठीक है, ये तो पता लग जाएगा वो क्या, कि जो हमारे पास है ये टूवर्ड जा रहे हैं कहाँ पर, प्रेशर की तरफ तक, शो कर वॉल्यूम कम हो रहा है। ये क्या होगा, जो होगा हमारे पास वॉल्यूम कम हो रहा है, केस होगा हमारे पास किसका, कंप्रेशन का, या वॉल्यूम किसका है, केस होगा किसका, एक्सपेंशन का। लेकिन आपने बताना है इनमें से कौन सी स्लोप हमारे पास है, एडियाबैटिक की है, और स्लोप कौन सी हमारे पास आज थर्मल की है, ये बताना मुझे। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, आगे पॉइंटों में हमने पॉइंट पढ़े थे। आज तक उन्होंने कहा था हमने रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा? जब प्रोसेस होगा स्लो होगा, आहिस्ता होगा। उन्होंने बात की थी एडियाबैटिक में हमने रखना है हीट कांस्टेंट। कब होगा? जब हमारा बिल्कुल ऑपोजिट जो का प्रोसेस होगा वो रैपिड होगा, सडन होगा। ठीक है, एडियाबैटिक में कहता है सडन था, उसमें में कहता है स्लो था। ये फ़र्क इसका आता है। और जो हमारे पास होगा शो करने के लिए, सडन के लिए वो क्या करेंगे, हमने शो करना है प्रोसेस जो हमारे पास हो रहा है वो रैपिडली हो रहा है। उस केस में जिसकी स्लोप बनेगी वो मोर स्लोपर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, जो बी और ए है जो यहाँ पर हमारे पास है, ये केस किसका है? कंप्रेशन का। इस केस में जो बताया स्लोप ज़्यादा ए की है, बी की है, ए की है, मतलब जो रैपिड होगा वो ए होगा। यहाँ पर हमारे पास ए इस केस में और इस केस में भी जो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए और बी में बताएं स्लोप किसकी है, बी ज़्यादा ए की ज़्यादा है, यहाँ पर ए की है। इस केस में क्या होगा, यहाँ वाला है और यहाँ वाले है, ये कंप्रेशन का और ये एक्सपेंशन का, दोनों की स्लोप ज़्यादा है। मोर स्लोप पर एडियाबैटिक होगा। ताकि शो करना है क्या, जो हमारे पास होता है वो रैपिड है। अगर बात करें बी की कंप्रेशन में, इस स्लोप कम है ना इसकी, और यहाँ बी की स्लोप कम है एज कम्पेयर टू ए, तो क्या हमारे पास किसकी आइसोथर्मल होगी। ताकि शो करें जो हमारे पास होता है वो क्या है, स्लो है। ठीक है, ये फ़र्क है। स्लोप कम किसकी होगी? आइसोथर्मल की होगी, क्योंकि जो होता है वो तो स्लो होता है। स्लो किसकी होगी? एडियाबैटिक की होगी, क्योंकि वो रैपिड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिक्रीज बाय 220 जूल एडियाबैटिकली देन फाइंड क्या होगा वर्क डन। मेन पॉइंट के यहाँ पर वो देखिए ना, हमारे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज की है, मतलब वो नेगेटिव होगी। और हमने पढ़े दो फार्मूला, एक में हमारे पास वर्डन पॉजिटिव होता है, एनर्जी नेगेटिव होती है। एक में हमारे पास वर्डन नेगेटिव होता है, एनर्जी पॉजिटिव होती है। इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज कर रही है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, वर्डन पॉजिटिव होगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, दोनों सेम होंगे, लेकिन जो कि यहाँ पास इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में होगी, जबकि जो वर्डन की होगी वो पॉजिटिव में होगी हमारे पास वर्डन क्या 220 होगा, नहीं आया कि इसमें पॉजिटिव में होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बस सिस्टम ने वर्क खुद किया, पॉजिटिव में होगा। दो फॉर्म में पढ़े थे हमने। अगर हमारे पास जो है एडियाबैटिक में इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव वर्क डन होगा, वैल्यू सेम होगी, पर जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। किसका? वर्क डन का। अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इस केस में वो पॉजिटिव होगी, वर्क नेगेटिव होगा, वैल्यू सेम होगी, तो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। अब वो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास जो होगी इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज करे 200 जूल एडियाबैटिकली, देन वर्क डन क्या होगा। इस केस में क्या कर रहा है, आई इंक्रीज कर रही है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब वर्क नेगेटिव होगा, वैल्यू सेम होगी पर नेगेटिव में आएगी। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पर नेगेटिव ला। ठीक है, अब हम बड़े चार प्रोसेस, वो कौन सा? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, बैरिक प्रेशर कांस्टेंट। एडियाबैटिक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो था हमारे पास क्यू था वो जीरो था, बाकी तमाम जो था प्रेशर था, टेम्परेचर था, वॉल्यूम था, वो चेंज किए थे। ठीक है, इसमें क्या कहता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो मतलब हमारे पास जो होगा इंटरनल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। क्योंकि हमारे पास कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम जीरो, चेंज वॉल्यूम जीरो, जीरो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस में? आइसोकोरिक में, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। और हमें पढ़ा आइसोबैरिक में हमने कहा जीरो कोई भी नहीं होता, बस हमारे पास जो आता है फॉर्मूला वर्क डन का वहाँ पुट कर देंगे जो पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और बेटे में क्या था, एडियाबैटिक में जो हीट थी वो जीरो थी। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, क्या फर्स्ट इन केस ऑफ आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। अगर हम देखें आइसोथर्मल में तो बनता है हमारे पास क्यू इंटू वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जीरो का किया है इंटरनल एनर्जी को, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, और जो हमारा आइसोटोरिक है, आइसोकोरिक है, इस केस में क्या बनता है, क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने जीरो किसको किया है, वर्क डन किया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट था। ठीक है, और जो आइसोबैरिक है ये सिंपल वाला फॉर्मूला जाएगा, क्यू इज इक्वल टू पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम प्लस चेंज इन एनर्जी। एंड जब हमारे पास एडियाबैटिक में क्या बनेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला किसके, फर्स्ट लॉ के, ये होगा हमारे पास वर्क डन के और इंटरनल एनर्जी के। कब पॉजिटिव होगा वर्क डन, जब इंटरनल नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव का वर्क डन, जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी वो होगी पॉजिटिव होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर इन चारों प्रोसेस के जो बनते थे रिलेशन और जो थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के
जो बंदे थे हमने समराइज कर लिए। अब हम करेंगे ग्राफ को समराइज, ठीक है, चारों को। अब क्वेश्चन का पूछ रहा होता है वर्णन के बारे में, हम पढ़ते क्यों ग्राफ पीवी के, वर्णन पढ़ते हैं ना वर्णन के लिए। आपसे पूछता है कि बताएं मुझे किस ग्राफ का, किस प्रोसेस का ज़्यादा वर्णन होगा और कैसे कम होगा। केस दो होंगे, एक्सपेंशन का होगा और कंप्रेशन का होगा, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं किसको, जो कि हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एक्सपेंशन के, वो पढ़ते हैं, ठीक है। याद से डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, मतलब ये अगर आपको ना सिर्फ पूछ ले वर्णन के बारे में, ये ना कि एक्सपेंशन या कंप्रेशन, इस केस में हम बात करेंगे एक्सपेंशन की। अगर आपको नाम लेता है कंप्रेशन या एक्सपेंशन का, फिर हम वही फॉलो करेंगे। नाम कोई नहीं लिया, एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। इस केस में हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते रहे। हमने कहा था एक्सपेंशन में क्या था, हमने कहा था आइसोबैरिक में जो तो प्रेशर वो क्या था कांस्टेंट होता है, स्ट्रेन होगी किस पर, पी एक्सिस पे होगी। आइसोथर्मल में होगा वो स्लोप होगी, एडियाबैटिक उस तरह स्लोप होगी, और आइसोकोर क्या होगा बस वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम एक्सिस पर स्ट्रेन होगी, ठीक है। ये ग्राफ बन गए इनके। इस केस में आप मुझे बताएं यहाँ पर वर्णन क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ, जिसका एरिया है उसका वर्णन ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे वर्णन किसका होगा, आइसोबैरिक का होगा, ठीक है। किसमें, एक्सपेंशन में। उससे कम किसका, आइसोथर्मल का होगा, उससे कम किसका, एडियाबैटिक का होगा, और सबसे कम किसका, आइसोकोर का, बिल्कुल जीरो, क्योंकि ग्राफ का एरिया है ही कोई नहीं है, ठीक है। किसमें, हमारे पास एक्सपेंशन में। कहाँ से देखा हमने, एरिया अंडर ग्राफ से, ठीक है। ये थे ग्राफ एक्सपेंशन के जो हमने पढ़ लिए। बेसिक फर्क क्या होगा, एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम इंक्रीज किया, इससे ग्राफ हो गए, टुवर्ड जाएंगे वॉल्यूम एक्स जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ किसके, कंप्रेशन के। यहाँ क्या होगा, डिक्रीज करेगा वॉल्यूम, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ है आइसोकोर यानी वॉल्यूम कांस्टेंट का, क्या होगा, जो हमारे पास है वॉल्यूम एक्सिस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और उससे कम क्या होगा, एडियाबैटिक, ताकि शो करे कि इसके स्लोप जो आइसोथर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। और उससे कम का होगा आइसोथर्मल होगा, उससे कम का होगा आइसोबैरिक होगा, शो करने के लिए जो कि हमारे पास जो है एक्सिस प्रेशर है उसके कांस्टेंट, ठीक है, स्ट्रेन उसके साथ होगी। आइसोबैरिक क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। कैसे होगा, जब हम लगाएंगे स्ट्रेट लाइन किसके, पी एक्सिस के, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएंगे। अब इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा वर्णन किसका है, एडियाबैटिक का है, ठीक है। उससे कम किसका है, आइसोथर्मल का, उससे कम किसका, आइसोबैरिक का, क्योंकि आइसोबैरिक के अंदर सबसे कम ग्राफ है, सबसे किसके, एडियाबैटिक के है। अगर बात करें आइसोकोर की, वो तो जीरो ना, ग्राफ को इसके अंदर आते हुए नहीं है। आइसोकोर इस केस में भी जीरो होगा, पढ़ा नहीं हमने क्या, ग्राफ से भी देख लिया। आइसोकोर वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्णन जीरो ही होना है, ग्राफ देख लिया हमने। इसके अंदर ग्राफ एरिया आता ही कोई नहीं है, जीरो का वर्णन, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास, बस हमें याद रखनी है यहाँ पर किसके बारे में बात करें, एक्सपेंशन की या कंप्रेशन की, ग्राफ उसको करनी होगी। और अगर किसी की बात भी नहीं की, हम लेंगे किसको, एक्सपेंशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स आती हैं, पढ़ने लगे हम किसको, टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट, मोल स्पेसिफिक हीट, और जो हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट, वो पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हीट कैपेसिटी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर चेंज इन टेम्परेचर, और क्यू हमारे पास क्या होगा, जूल में, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, ये क्या बन जाएगा, जूल पर केल्विन बन जाएगा। इसे डिफाइन क्या है, ये हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर सिर्फ 1 केल्विन, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे हमने कोई नहीं लगाई लिमिट किसकी, मास की, जितना मर्जी मास क्यों ना हो, जो मर्जी मास क्यों ना हो, उस मास का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हमें चाहिए हीट, हम चाहिए हीट कैपेसिटी कहेंगे, कोई मास की लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम लगा दें लिमिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, इस केस में क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू ओवर चेंज इन टेम्परेचर इनटू मास। अब मास भी होगा, क्या बना फार्मूला, क्यू का जूल आ गया, मास किलोग्राम आ गया, और टेम्परेचर केल्विन आ जाएगा। ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका, जो यूनिट ऐसे क्या बनेंगे, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। यह बस क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास बाय 1 केल्विन। यहाँ पर क्या लिमिट है किसकी, 1 kg मास की, ठीक है। ये क्या होगी, स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी। अगर बात करें मोलर की, सिंपल क्या होगा, दोबारा फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू चेंज टेम्परेचर, लिया भाई N आ जाएगा, N क्या, मोल है, ठीक है। क्या बने फार्मूला, क्यू जूल आ जाएगा, N से मोल आ जाएगा, और T का केल्विन आ जाएगा। ये बन जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, यूनिट किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट का। यहाँ में स्पेसिफिक कर दिया किसको, मोलर को, यानी हीट रिक्वायर्ड
टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। क्या कहलाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट होगा। ठीक है, जब हमने कोई लिमिट नहीं लगाई वो हीट कैपेसिटी थी, जब लिमिट हमने लगा दी किसकी? मास की, वो क्या बस थी? स्पेसिफिक कैपेसिटी थी। जहाँ हमने लगा दी हीट किसकी? मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी की, वहाँ क्या था? मोल ऐड कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर किस करना है? किसका? 1 का बाय 1 केल्विन। क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यूनिट से क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो क्या? जो हमारे पास है ना हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन है, इसके होते हैं हमारे पास सेम यूनिट किसके? जो होते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। वो क्या होते हैं पढ़े? 1.3810⁻⁻23 जूल पर केल्विन। देखो ना, ये भी क्या है? जूल पर केल्विन, ये भी क्या है? जूल पर केल्विन। दोनों के सेम यूनिट होंगे। अगर आपसे पूछे बताएं मुझे जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसके सेम यूनिट है जो किसके होते हैं? अब हीट कैपेसिटी के होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे जो मेरे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट है उसके होते हैं यूनिट सेम किसके? आप कहेंगे जनरल गैस कांस्टेंट के। आओ देखते हैं ना कैसे यूनिट है? जूल पर मोल पर केल्विन। और क्या हमारे पास होता है? 8.314 इंटू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दोनों के सेम है यूनिट किसके? मोलर स्पेसिफिक हीट के भी और आर गैस कांस्टेंट के भी। ठीक है, जो हमारा मेन फार्मूला है वो है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इस टॉपिक में Cp क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, मोलर है ना, ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये P है। Cp यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस या 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और सेम अगर बात करें Cv की तो ये क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर R क्या है? दोबारा अगेन जनरल गैस कांस्टेंट R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तीनों के होते हैं हमारे पास सेम यूनिट जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, जो मैं पहले फार्मूला से सोल्व करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन गिवन है, वो क्या? Cv अब गिवन है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या? 10 जूल पर मोल पर केल्विन। आपने फाइंड करना है Cp को, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को। फार्मूला क्या है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और हमने फाइंड Cp को, तो Cv माइनस के ऐड हो जाएगी R प्लस Cv। R क्या होता है? 8.314, Cv कितना है? 10 है, ये बन जाएगा 18.314। हमारे पास Cv कितना था? 10 था। Cp कितना आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर? वो कितना है? 18 है। अब क्वेश्चन कोई भी सोल्व कर लें, हमारे पास हमेशा Cp की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर Cv से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, क्या बना हमने कि जो आप सोल्व क्वेश्चन कोई भी कर ले, जो होगी एट कांस्टेंट प्रेशर पर वो ज़्यादा होगी किससे? कांस्टेंट वॉल्यूम से। ठीक है, एक ही पॉइंट याद रखना है। अब उसके बाद कुछ अति पॉइंट पढ़ाते हैं, तो पूछ रहे थे क्वेश्चन में फार्मूला क्या हमारे पास? C इज इक्वल टू Q ओवर एन चेंज इन वॉल्यूम। किसका ये है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर है ना, एन मोलर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में जो का हमारे पास Cp और Cv की बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी, जो कि हमारे पास n नंबर ऑफ मोल वो सेम ही रहेगी। क्योंकि हमने क्या बात की है? मोलर यानी 1 मोल की, सो पार्टिकल सेम होते हैं। चाहे Cp हो Cv हो, दोनों केस में कांस्टेंट प्रेशर पे हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, दोनों केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, मोल्स हैं, वो सेम ही रहेंगे ना, सेम होंगे। और हमारे पास दोनों केस में जो टेम्परेचर है वो भी सेम रहेगा। 1 केल्विन की बात हो रही है ना, सेम होगा। और जो K है वो भी कांस्टेंट होगा। क्यों? जब टेम्परेचर 1 केल्विन है, K भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, और जो एनर्जी वो भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास K कांस्टेंट है, तो क्या होगा? हमारे पास U भी दोनों बराबर होंगे, सेम होगी। एनर्जी प्रेशर पे भी और वॉल्यूम पे भी बराबर होगी। देखो ना, वो मैं फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन विद K,
और के होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रेशर विद यू। सेम चीज़ है, आपको एक का पता हो, अब दोनों का निकाल लेंगे। अगर हमने कह दिया कि टेम्परेचर है, वॉल्यूम पर भी प्रेशर पे भी 1 केल्विन ही होगा। टेम्परेचर सेम है, के सेम है, के सेम है, यू सेम होगा, ठीक है। लेकिन ये पढ़ा सीबीसी के बारे में कि हमारे पास जो होगी हीट कैपेसिटी प्रेशर पर हमें ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, ठीक है। और जो हमारे पास है एन और टी, क्योंकि हमने क्या देखा दोनों क्या हैं, सेम है, कांस्टेंट कर दिया हमने। इस केस में क्या होगा, हमारे पास सी जो है वो हो जाएगी डायरेक्ट रिलेशन विद क्यू। अगर हमारे पास सी पी सी ज़्यादा है तो हमारे पास क्यू पी हीट जो होगी प्रेशर पर वो ज़्यादा किस पर, हीट जो होगी वॉल्यूम पर होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो सी था वो है डायरेक्ट रिलेशन विद क्यू और सी पी सी ज़्यादा होता है, इसके में क्यू पी क्या होगा, क्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ हमारे पास बनेगी कोरिलेशन बनेगी, वो क्या, एक बात है ना, इन केस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये बन जाएगा हमारे पास हीट एट प्रेशर माइनस हीट एट वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन हो हीट की वैल्यू फाइंड करना वर्क डन, हम उसका रिलेशन, ठीक है। और हम एक और पॉइंट पढ़ना, वो क्या, जब बात करेंगे हम ना हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, इस केस में वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर नॉट चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर जो प्रेशर है उसका चेंज नहीं है, जबकि चेंज वॉल्यूम क्या है। अगर हम कर देंगे प्रेशर कांस्टेंट तो इस केस में जीरो नहीं होता वर्क डन। लेकिन अगर बात करेंगे वॉल्यूम की, हमने कर दिया जो वॉल्यूम है उसका कांस्टेंट, तो चेंज क्या होगा, जीरो होगा, वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो Cp पर वर्क डन जीरो नहीं है, लेकिन Cv पर क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट ये वाला, वॉल्यूम कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, Cp पर जीरो नहीं होता, वर्क डन जीरो नहीं होगा। वही मेन पॉइंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो है। ग्राफ में हो, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हो, मोल स्पेसिफिक हीट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो है। एक और मैं पढ़ इसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर है क्या, डायरेक्ट के से, और के क्या है, डायरेक्ट रिलेशन विद किस, एनर्जी, ठीक है। जो टेम्परेचर होगी वही के होगी, वही यू होगी, ठीक है। अब हम दोबारा पढ़ते हैं इन चारों प्रोसेस को, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। इस केस में क्या बनेगी हमारे पास, क्या जो होगी किसकी, जो आती है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम की, ठीक है। फार्मूला क्या मेन, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। हमने कहा आइसोबैरिक में जो निकालेंगे हम फॉर कांस्टेंट जो होगा प्रेशर सीपी निकालेंगे, वो क्या बनेगा हमारे पास, सीपी ना आइसोबैरिक, बैरिक क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, क्या करेंगे, तो सी वी है नेगेटिव होने के ऐड कर देंगे, ये बन जाएगी हमारे पास सी पी इज इक्वल टू सी प्लस आर। इस फॉर्म से हम निकालेंगे आइसोबैरिक की जो बनती है हमारे पास अकेन बनती है सी पी इज इक्वल सी प्लस आर, ठीक है। जो मैंने निकाली थी कांस्टेंट प्रेशर पर। अब आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या करेंगे, वॉल्यूम बाहर रहेगा, सी पी जगह ऐड हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो आप ये कह लेना जो सी पी है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो सी पी है पॉजिटिव का वन एक्टिव हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर बन जाएगा, ठीक है। या ये कह लें आप जो आर है पॉजिटिव है, वहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सी वी नेगेटिव है, वहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, क्या बनेगा, सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर, ठीक है। क्या थी, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सी वी, ठीक है। अगर बात में आइसोथर्मल की, यहाँ क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या मेन, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी। इस केस में क्या है हमारे पास, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। तो अगर हमारे पास डेल्टा जीरो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी। तो इस केस में जब हमारे पास कभी भी रेशियो के नीचे अक्वेन के नीचे जीरो आ जाएगा, आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीरो नीचे आ रहा है, क्या हो जाएगा, जो सी होगी इस केस में क्या, हीट कैपेसिटी वो जीरो होगी, ठीक है। अगर बात करें एडियाबैटिक में, यहाँ पर क्या होता है, क्यू जीरो होता है, तो क्या कर देंगे फॉर्मूला में, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी, क्यू हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और जो भी हमारे पास जीरो समथिंग इज इक्वल टू जीरो, समथिंग वाज इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जीरो ओवर समथिंग इज इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या होगा, बस हीट बस जीरो हो जाएगी। हमने क्या देखा, जो हमारे होगी आइसोबैरिक में हीट कैपेसिटी होगी सी प्लस आर होगी, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट पर हीट कैपेसिटी होगी सी माइनस आर होगी, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट पर जो सी होगी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पास क्या था, समथिंग ओवर जीरो, जीरो नीचे आ गया इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है।
एडियाबैटिक में हीट जो थी ऊपर जीरो हो गया, जीरो और समथिंग इज इक्वल टू जीरो, सी क्या होगी यहाँ पर जीरो होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट है, हम पढ़ेंगे गैस कॉन्स्टेंट गैमा के बारे में, ठीक है। गैमा का फार्मूला क्या था, CP/CV, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास होती है तीन तरह की गैस होती हैं यूनिवर्स में, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीटॉमिक, ठीक है। जो होती मोनोटॉमिक होती हैं, इस केस में CP वैल्यू क्या होती है, हमारे पास होती है CP की 5/2 होती है, CV की होती है 3/2 होती है। दोबारा देख लें, CP की वैल्यू C से ज़्यादा है, ज़्यादा हमेशा होगी, ठीक है। इस वैल्यू क्या होती है 5/2 होती है, इस 3/2 होती है, ठीक है। तो जो बनेगा हमारे पास R, वो क्या होगा, CP और CV कर देंगे, हम 5/2 को 3/2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, जो बनता है 1.67, यानी गैमा की वैल्यू, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फॉर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस वो कितनी होगी, 1.67 होगी। एग्जांपल क्या है, किसकी, मोनोटॉमिक गैस की। हाँ, जो भी होती हैं नोबल गैसेस और अलग गैस होती हैं, हमें कहते हैं कि मोनोटॉमिक है। इस केस में गैमा क्या होगा 1.67 और CV क्या होगा, CP क्या होगा इस केस में 5/2 होगा, CV क्या होगा, उससे नंबर कम होगा, 3/2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है डायटोमिक गैस से, ठीक है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो होगा हमारे पास CP क्या होगा, ज़्यादा का नंबर होगा 7/2 होगा और CV क्या होगा 5/2 होगा। R क्या बनेगा 7/2 डिवाइड बाई 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 7/5 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1.40 होगा। यानी फॉर डायटोमिक गैसेस वैल्यू ऑफ गैमा गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1.40। एग्जाम्पल क्या है डायटोमिक की, H2O2N2CO कार्बन मोनोऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ डायटोमिक गैसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉलीटोमिक, ये भी सारी आ जाएंगी, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक सारी समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर CP क्या होगा, CP इज इक्वल टू 4R, CV इज इक्वल टू 3R होगा, R इज इक्वल टू 4 और 3 आ जाएगा, CV और CV हो जाए ना, यहाँ से R से कैंसिल हो जाएगा, 4/3 बन जाएगा और जो वैल्यू आएगी 1.29 इज द गैस कॉन्स्टेंट गैमा वैल्यू फॉर पॉलीटोमिक गैसेस, ठीक है। फिर टाइटोमिक को, टाइटोमिक क्या होगी CO2, टेट्रा क्या होगा NH3, ट्राई का मतलब क्या है, 3 एटम होंगे, देखें ना, C कार्बन का 1 है, O का 2 है, कितनों के 3 होंगे, टेट्रा क्या होगा 4 एटम होंगे, N का 1 है, H के 3 है, 4 हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में गैमा क्या होगा 1.29 होगा, ठीक है। और याद से आपने जो CP वैल्यू ना ये भी याद रखनी है, क्या होगा मोनो के लिए, डाई के लिए क्या होगी, पॉली के लिए क्या होगी, आपने वैल्यू याद रखनी है। गैस को सब याद रखने हैं, CP C याद रखनी है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक मुकम्मल हो गए, ऑल टॉपिक। तो हमने क्या बताया, जो गैस होंगी हमारे पास मोनोटॉमिक, मोमेलिक होगी हमारे पास गैमा की 1.67 होगी, जो गैस में बात करेंगे डायटोमिक, वहाँ की वैल्यू किसकी, गैमा की 1.40 होगी, जो गैस है पॉलीटोमिक वहाँ क्या होगी 1.29 होगी, ठीक है। और उस बारे में पढ़ा हमने किसके बारे में, जो है हमारे पास वैल्यू क्या होगी हीट कैपेसिटी की चार प्रोसेस के लिए। आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट वो क्या CP इज इक्वल टू CV प्लस R होगा। आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू CP माइनस R होगा। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट C इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ था जो नीचे आ गया था रेशो के। और एडियाबैटिक में क्या था CV 0 होगा, क्योंकि वह क्या था 0 पर आ गया था, क्योंकि हमने हीटो को 0 कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में पढ़े थे हमने जो है हमारे पास इनकी टर्म आती हैं कि अगर बात कर रहे हैं प्रेशर की कर लें वॉल्यूम कर लें, दोनों केस में हमारे पास नंबर ऑफ मोल तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि N1 था हमारा। टेम्परेचर 1 करेंगे तो भी सेम होगा, अगर T सेम है तो K सेम होगा दोनों का, चाहे प्रेशर कॉन्स्टेंट हो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा। अगर K सेम है इस केस में इंटरनल एनर्जी U सेम होगा, ठीक है। और हमें पता था हमारे पास चाहे कोई वैल्यू क्यों ना हो, और हमें देख भी लिया हमारे पास हमेशा CP की वैल्यू C ज़्यादा होगी। और इस फॉर्मूले में अगर हम कहते हैं N और LT कांस्टेंट है तो C बन जाएगा हमारे पास डायरेक्ट की कहूँ तो इस केस में अगर CP C ज़्यादा है तो QP से ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर गिवन हो वैल्यू Q की हीट की, आपने फाइंड करना वर्क डन, तो इसमें बनाते कोई फार्मूला किसके लिए Q के लिए, वो क्या था QP माइनस QV इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। एंड अगेन CP प्रेशर कांस्टेंट वर्क 0 नहीं होगा, CV वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0 होना ही होना है, ठीक है ना। और पर कुछ टर्म्स आगे मैंने रिवाइज कर लिए सारी हमने। यहाँ पर आपका
सारे टॉपिक मुकम्मल हो गए जो पॉइंट बनते थे। अब नेक्स्ट हम करेंगे किसको, मेन चीज़ पास्ट पेपर क्वेश्चन। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम इन इन्वायरमेंट अक्कर ड्यू टू, कब होता है, जब हमारे पास होती हीट फ्लो। मैंने क्या कहा था, जो तो हीट फ्लो वो होती इसलिए है ताकि हॉटर बॉडी कोल्डर बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। कौन सा, थर्मल वाला। क्या होता है उसके लिए, हीट फ्लो होता है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास BUMHS 24 क्वेश्चन है। क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट T1 टू एन अदर ऑब्जेक्ट T2। कहता है कि यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट T1 से ऑब्जेक्ट नंबर 2 T2 पर ट्रांसफर करना चाहिए। यहाँ पर T1 से T2 पर करनी है। इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, हमारे पास जो हीट होती है हमेशा मूव करती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी ना। उसने क्या, आपने मूव करने टेम्परेचर को T1 से T2 तरफ, तो इस केस में तब भी मूव करेगी अगर T1 T2 ज़्यादा होगा। ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, हमारे पास दोबारा बात किससे हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, हीट फ्लो की बात हो रही है। तो क्वेश्चन कितने उससे आ रहे हैं, है ना। कब फ्लो होगा, जब हमारे पास T1 ज़्यादा होगा T2 से, तभी T1 से T2 पर हीट फ्लो होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 24वां क्वेश्चन है सदाम MU का। क्या कहता है, वेंट सिस्टम आर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, दे टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे भाई। मतलब क्या इक्विलिब्रियम का, सेम थर्मल टेम्परेचर, डिफाइन नहीं लिखा हुआ, मतलब थर्मल टेम्परेचर इक्विलिब्रियम सेम होंगे ना, हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये UHS 24 से क्या है, ज़्यूथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिस फॉर विच कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का ज़्यूथ लॉ है वो किस कॉन्सेप्ट की बात करता है। मैंने क्या बात की थी, अगर हमारे पास दो बॉडी A और C ये थर्ड बॉडी से इक्विलिब्रियम होंगी तो दोनों बॉडी A और B आपस में इक्विलिब्रियम होंगी। बात करता है हमारे पास इक्विलिब्रियम में बात करता है ना हमारे पास। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसी टॉपिक से, थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कितने हैं, हर बोर्ड में क्वेश्चन है इससे, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ला पता कैसे लगा, फास्ट पेपर से। देखो मैं करवा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 देखा, जो पॉइंट पढ़े वो इस क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पास पेपर की होती है, जो पास पेपर इनकी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस उनकी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का। ये कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 10 मोल ऑफ वाटर फ्रॉम 70 केल्विन टू 80 केल्विन क्या होगी। ठीक है, और देखते हैं फार्मूला क्या हमारे पास, Q इज इक्वल टू एन सी डेल टी। हमें फार्मूला C इज इक्वल टू Q ओवर एन एल टी, तो यहाँ पे बन जाएगा Q इज इक्वल टू एन सी डेल टी। ठीक है, N क्या है 10 मोल्स गिवन है, C क्या हमारे पास 75.24 है, ये क्या होती है मोलर स्पेसिफिक ऑफ वाटर, हमें गिवन भी है उसने, देखो दी हुई है इसने 75.24। ठीक है, गिवन भी है, और आपने फाइंड करना है किसको, Q को। ठीक है, यहाँ पर हमने पुट करना है डेल टी को, वो क्या होगा हमारे पास 80 में 70 माइनस कर देंगे, 10 के बन जाएगा चिन्ह में चिन्ह, तो क्या बन जाएगा Q इज इक्वल टू एन कितनी है 10 है, और C कितने 75.24 है, चेंज इन टू कितने 10 है, ये बन जाएगा कितना 7524। ठीक है, 7524। तो मैं हमारा था C इज इक्वल टू Q ओवर एन डेल टी, हमें फाइंड Q को, वो बना Q इज इक्वल टू C इंटू एन डेल टी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है DUHS 22 का सिंगल क्वेश्चन है। क्या कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं। मैंने कहा था हीट कैपेसिटी कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई मास नहीं है, जूल पर केल्विन होगा, लेकिन अगर हम लगा देंगे स्पेसिफिक मास को, हम ऐड करेंगे किलोग्राम को, क्या बन जाएगा जूल पर किलोग्राम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, आंसर क्या बनेगा बी बनेगा, 8 क्या है बी आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ईटा बाय का क्वेश्चन है। ठीक कहता है इन एन आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, नंबर 1 A
नो हीट ट्रांसफर सिस्टम, हाँ एक है तो दुरुस्त है, पर ये करेक्ट नहीं हमें चाहिए, एम्प्टी कैट है, हमें चाहिए सिंगल बेस्ट आंसर, ना करेक्ट, ठीक है। ए ठीक है पर सिंगल बेस्ट नहीं होगा। बी नाइदर हीट और एनी मास आर ट्रांसफर टू सिस्टम, हाँ ये मुकम्मल बात उसने की है। सी कहते हैं नो डिसिपेटेड एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर और नो मास। देखिए ना, ए में, सी में, डी में से बात करेक्ट की है, लेकिन पीस में की है। बी में वो उसी बात को कंबाइन कर दिया, सिंगल बेस्ट क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन सारे ठीक हैं, ए बी सी बी डी बी, पर बात पीस में हो रही है। एम्प्टी कैट में हमने देखना होता है सिंगल बेस्ट आंसर, तभी हम हमेशा सारे ऑप्शन रीड करते हैं, ठीक है। क्या बनेगा आंसर, बी बनेगा, नो हीट एंड मास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंथेसिस क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एडियाबैटिक, क्या होता है, एडियाबैटिक यानी हीट, अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना। आप क्वेश्चन के सिंपल क्वेश्चन भी आ होते हैं, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये UHS 24 क्वेश्चन है, लास्ट का, क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट इन एडियाबैटिक सिस्टम। बताया मुझे, सिस्टम एडियाबैटिक में वैल्यू कहती है हीट की, 0 होती है भाई। देखें बात वही है जो पास्ट में रिपीट हुई है, बस उसका तरीका बदल लिया है। हमें पता है हीट 0 है तो 0 ही होगी ना, पर ऊपरी बात वही की जो लास्ट से रही है, यहाँ कोई बात हो गई है। इसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ पास्ट रिपीट, अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपको पॉइंट रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये BUMHS बुलान का है, वन अ गैस, लास्ट का बुलान का, ठीक है। व्हेन अ गैस इज एक्सपेंडेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देन क्या होगा, एक गैस है उसको हमने जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है उस पर एक्सपेंड किया है, इस केस में क्या करेगी, ये हमारे पास हीट को ऑब्जर्व करेगी। टेल का आंसर क्या बनेगा, कहाँ है टेल का आंसर, इसका आंसर होगा ए होगा, हीट को ऑब्जर्व करेगी। फिर देखें ना, एक्सपेंड करती है जब हीट ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये 18 का एम्प्टी कैट का है, क्या कहते हैं, इफ CV इज इक्वल टू 5/2 देन CP क्या होगा। यहाँ पर पता किसकी हो रही है, ये बात हमारे पास हो रही है किसकी, जो होता है हमारे पास CP CV, ये बात हमारे पास हो रही है। अच्छा यहाँ पर CV है, CP वैल्यू ज़्यादा होगी उससे, याद रखें एक सिंपल सा पॉइंट है, वो क्या आपको मैंने बताया था, CP एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किससे, CV से। मुझे अगर वैल्यू भी याद नहीं है 7/2, मैं कहूँगा यहाँ बनती हुई है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम ज़्यादा हाईवे वाली है। ये थी हमारे पास डायटोमिक गैस की बात हो रही है, जब पर था कि CP होता है 7/2 होता है, CP होता है 5/2 होता है, जो गैमा होगा 1.40 बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं, ठीक है। पर हमने पॉइंट नंबर यूज़ किया, वो क्या, CP ज़्यादा होता है, अगर CV 5/2 है तो CP यहाँ पर सिर्फ वही बनती है 7/2 बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नम्स का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ मोनोटोमिक गैस, वो क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था। ये बात कर रहे हैं, बस CV की बात कर रहे हैं, देखो ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो थी हमारे पास गैस मोनोटोमिक क्या होती है, हमें पता जब होता है गैस हमारे पास मोनोटोमिक, इस केस में CP होता है 5/2, CV होता है 3/2 से कम होता है, क्या होगा आंसर इसका, 3/2 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर टेम्परेचर गेट, वो क्या होगी हमारे पास, हमने अभी दोबारा पढ़ा था, फाइंड पर किया, देखिए ना कहाँ गया, ये देखो CP क्या होगी, CV अगर ये है 7/2 है, ये वही बात पूछी उसने, 7/2 होगी, ठीक है। क्योंकि डायटोमिक गैस में CP एट कांस्टेंट प्रेशर 7/2 थी, CB 5/2 थी, इसका C होगा, ठीक है। ये याद रखने वाली हैं, 4 वाली तो है हमारे पास, सिंपल तरीके है,
मोनोटॉपिक की बात कर लें तो Cp ज़्यादा होगा वो 5/2 होता है, Cv कम हो तो 3/2 होगा। डायटोमिक की बात कर लें तो यहाँ पर जो Cv है Cp ज़्यादा होगा वो इस केस में 5/2 नहीं होगा, डायटोमिक है 7/2 होगा। Cv ने उससे कम होना है, ये 5/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर टाइटल की बात करनी है तो जो हमारे पास Cp था वो 4R था, Cv 3R था। बस 6 वैल्यू तुम्हें यहाँ पे याद रखनी आ रही होती हैं, बार बार आ रही हैं, ठीक है। सिंपल से काम है, सीक्वेंस बनती है। अगर मोनोटॉमिक में हमारे पास Cp 5/2 है, बस आप ये याद रखें, तो Cv क्या होगी, उससे कम होगी 3/2 होगी। अगर बात डायटोमिक की बात कर लें वो बड़ी केस होगी, उससे डायटोमिक है ना 2 मॉलिक्यूल बड़ी होगी, इसके अंदर क्या होगा Cp 7/2 होगा, C से कम होगा 5/2 होगा, ठीक है। अगर बात करें डायटोमिक की, टाइटर की, वो क्या होगा 4R Cp 3R Cv, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये हमें याद रखनी वैल्यू उनकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट W इज इक्वल टू P इन चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट चेंज 0, वर्क डन 0 होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग मैक्सिमम वर्क बाय एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या होगा वर्क शो करने के लिए मैक्सिमम क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास आइसोबैरिक सिस्टम। वो कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ यही एक केस है जहां पर वैल्यू कोई भी जीरो नहीं हुई, बाकी सब में कोई ना कोई जीरो था। बैटिक में हीट जीरो था, कोरिक में वॉल्यूम जीरो था, जो वॉल्यूम साइज जीरो, और थर्मल में क्या था, टेम्परेचर जीरो था, एनर्जी जीरो की थी। हमने ग्राफ पढ़े थे वर्क डन के, वह हमने देखा था कि अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें ना, उसके बाद एक्सपेंशन की है ना, उसके बाद कंप्रेशन की है। इस केस में जो होता है हमारे पास एरिया अंडर आइसोबैरिक ग्राफ सबसे ज़्यादा होता है और वर्डन उसका होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था भी ग्राफ में ये बात, उसी पॉइंट को उसने बात की है, ठीक है। उसी पॉइंट एक और ये भी आता है क्योंकि इस केस में जीरो कुछ नहीं होता, वर्डन ज़्यादा था इस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ टर्बस किस एग्जाम्पल है। अब हमने पढ़ा था रैपिड फास्ट एक्शन क्या होगा, एडियाबैटिक, ठीक है ना। रैपिड हो, सडन हो, एडियाबैटिक होगा, हीट कांस्टेंट हो, एडियाबैटिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज क्या है, कितने पढ़ा हमने, Q इज इक्वल टू, अच्छा जी चेंजेस ने कर लिया। आओ देखते हैं हम किसे करेंगे फ्रेंड। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल Q बनता है पॉजिटिव, ना C है हमारे पास, ना बस बनता है D बनता है, ठीक है। अगर Q बात तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर बात करें एनर्जी की, यहाँ का पास क्या होगा, क्या बनेगा इसका आंसर, कौन सा हमारे पास साइज E बनता है इसका आंसर, ठीक है। E में क्या बस किया है, U बाहर किया, वो देखिए ना, हीट क्या थी, पॉजिटिव थी, और U था नेगेटिव था, वर्डन पॉजिटिव था। यहाँ हमने कर लिया कि जो हमारे पास है वर्डन पॉजिटिव था ना, वो आने नेगेटिव हो गया और हीट पॉजिटिव हो गया सबसे, और क्या बन गया इसका फार्मूला, डेल U इज इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस वर्क डन, ठीक है। हमने क्या कहा था, D नहीं है बल्कि हमने C को कहा था है, ये जो है ना ये नहीं, ये इसका आंसर क्या बनता है, E बनता है, ठीक है। फार्मूला क्या था मेन, Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे बाहर इंटरनल एनर्जी को बाहर तो बन जाएगा हीट माइनस वर्क डन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नन्स बाय क्वेश्चन है, क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आंसर इसका D होगा, पॉइंट पढ़ना हमने वहां पर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ किसकी, हीट की ना, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, नतीजे से क्या आंसर है, अच्छा क्या कर रहे हैं यार, देखा नहीं पड़ा हमने, पर बात करता है किसकी, एनर्जी की, तो ऐसा वही बात पूछी है, एनर्जी इसका आंसर होगा, हीट कहाँ से आ गया, देखा ना इसने क्या कहा, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, डी इसका आंसर होगा, क्या कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्या है, यूजेस ऑफ इसका क्या कहता है, सिस्टम अब्सॉर्ब 500 जूल हीट
डज वर्क 200 जूल। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, वो क्या होगा, सिंपल, वेरी सिंपल। वो किस तरह, माइनस कर देना आप, निकाले ना आपने, उसने हीट कितनी की है 500 है, वर्क ने कितना की है 200 है, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 300 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या था 300 जूल, इसका आंसर था 300 जूल। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, तो यूएचएस में तो थे क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लेक्स थे कोई नहीं, 4-5 सवाल थे सॉल्व करने वाले थे, 4-5-7, और बात थी जो मैं बात थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आए थे। तब भी जो मैं प्रेफर करता हूँ किससे करता हूँ, जो होते हैं थ्योरी वाले होते हैं, वो मैं आपको लेक्चर में करवा रहा हूँ। हम इसके बाद जो करने वाले होंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, करने वाले कुछ होते हैं, हम इसको निकालेंगे, वन शॉट चीज़ होंगी, प्रैक्टिस के होंगे, हम वहाँ मुकम्मल कर लेंगे। जो पॉइंट करने वाले हैं वो यहाँ मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है ये एग्जाम में क्वेश्चन है, सही से क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, द रिलेशन बिटवीन सी पी सी वी इज गिवन एज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपको, सिंपल पूछ लेगा रिलेशन। एमडीकेटी की बात कर रहा हूँ, परेशानी होते होते आपको मैंने दिखा दिया है, कुछ कॉम्प्लेक्स काम नहीं होता, प्रोसेस होता है, मेन पॉइंट होते हैं, उन्हें बार बार रिवाइज करना होता है, वो रिपीट हो जाते हैं, चंद क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने वाले, और वो हर बच्चा कर ही लेते हैं। अगर आपने नंबर लिए हैं पूरे, आपके नंबर यहाँ कट रहे होते हैं सिंपल चीज़ों में, आम बच्चों के वहाँ नहीं कट रहे होते हैं, वो क्या होता है अब तो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अगर आपने ये ठीक कर लिया ना तो वो भी ठीक कर लोगे, एक सिंपल रूल है। इसलिए हमेशा पहले जो चीज़ हम होती है उसे कर रहे होते हैं, कभी परेशानी होते मुश्किल क्वेश्चन होंगे नहीं होते, आप कर लेंगे सोल्व किस तरीके से। आपने पहले बस सिलेबस मुकम्मल करना है, बार बार रिवाइज करना है, वो क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। हम मिले कर लेंगे, लेक्चर के मिलकर कर लेंगे, हम मिले कर लेंगे, लेक्चर होंगे ना हम दोनों मिले कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जैसे क्वेश्चन है, क्या कहता है, दी एक्सप्रेशन सी पी माइनस सी बी माइनस आर इज इक्वल टू, वो क्या होगा, हमें पता सी पी माइनस सी इज इक्वल टू आर, सी वी नेगेटिव का बार चलेगा और आर पॉजिटिव अंदर आकर नेगेटिव बच जाएगा, ये बन जाएगा इक्वल सी वी बन जाएगा, देखें, ठीक है। वही था थी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, और सी वी नेगेटिव क्या है बजाय पॉजिटिव हो जाएगा, आर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, क्या बन जाएगा सी वी बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू आर होता है। यार क्या कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, परेशान ना हुआ करें, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिए तभी दिखा रहा हूँ आपको साथ साथ में। वो ये क्वेश्चन थी सी पी में सी इज इक्वल टू आर, बना बना के क्वेश्चन से पूछे उन्होंने, ठीक है, और हमें सारे क्वेश्चन किए हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन है, ये है यू एच क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, आइसो सेम, टेम्परेचर थर्मल टेम्परेचर, क्या होगा सेम होगा। यहाँ क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू द प्रोसेस या फिर ड्यूरिंग इनिशियल फेज। इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास पूरे प्रोसेस दौरान हमारे पास जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर सेवन क्या होगा, फिर सेवन का बी होगा, ठीक है। उसी बात को पूछा अलग तरीके से, आज तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय अ गैस ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस, क्या होगा, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, वर्क डन मैक्सिमम होगा, वो क्या होता है, W इज इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये होगा, ठीक है इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय, क्या होता है हमारे पास एडियाबैटिक में, हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू गैमा इंटू गैमा, PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। एडियाबैटिक में ये किसने दी थी, लाप्लेस ने दी थी, याद है ना, उसने कहा था जो गैमा गैस कॉन्स्टेंट आएगा, लाप्लेस ने कहा था वो क्या होगा, PV गैमा होगा, किसमें, एडियाबैटिक में। अगर कहता एडियाबैटिक के बजाय बात कर रहे हैं हम जो हमारे पास होता है उसका नाम है बॉयल्स लॉ की, उस केस में थर्मल में बॉयल लॉ में PV कॉन्स्टेंट होता है, तो ना ये बॉयल लॉ की है, नीचे क्या है PV गैमा टाइम कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक की है, हीट कॉन्स्टेंट पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। तो फिर बताएं कैसा रहा आज का लेक्चर। आज हमने
थर्मोडायनेमिक्स के ऑल पॉइंट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, पास्ट क्वेश्चन भी कर लिए, वहाँ देख लिया, जो पढ़ा वही है, फिर पूछा गया। आपको ऐसे आ रहे होंगे इससे भी, ठीक है ना। आपने लेक्चर को एंड तक मुकम्मल देखना है। और अगर आपको इस लेक्चर से बेनिफिट हुआ है, मुझे कमेंट में बताया करो यार, हुआ है बेनिफिट, अपने क्लासमेट को मस्त शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ज़बरदस्त वन शॉट में, तब तक के लिए फी अल्लाह। मैं आपका अपना अब्दुल्ला मुगल आप सबके गोल को सपोर्ट करता हूँ, करता रहूँगा, करता था, करता हूँ, करता रहूँगा।